Yes, good morning, all of you. Please confirm, am I properly audible? All right. आज से हम लोग शासन के विभिन्न संदर्भों के बारे में पढ़ने वाले हैं। कल हमने फ्रेमवर्क देख लिया था, है ना, कि क्या क्या पढ़ेंगे शासन के डिफरेंट एस्पेक्ट्स के अंदर, शासन के विभिन्न संदर्भों के अंदर। इस कड़ी में सबसे पहले बात होगी सुशासन की, है ना। और सुशासन पे बात करने से पहले क्यों ना एक बार फिर से थोड़ी शासन पे बात हो जाए, क्योंकि अब हम इस स्थिति में पहुंच गए हैं कि शासन की अवधारणा को परिभाषित कर सकें, है ना। तो देखिए, शासन किसका कार्य होता है? सरकार का। सरकार की गतिविधियां ही शासन है। लेकिन ये तो घिसा पीटा डेफिनेशन हुआ ना। अगर पीएससी एस्पायरेंट लाइक डेफिनेशन लिखना चाहें तो आपको बताना पड़ेगा कि सरकार राज्य के उपलब्ध संसाधनों का, है ना, बाजार तथा नागरिक समाज की मदद से जब दक्षतम नियोजन करे, इस उद्देश्य के साथ कि उसका नियोजन व्यापक राष्ट्रीय हित में साबित हो सके, तो इसे ही हम क्या बोलेंगे? शासन। शासन नहीं, सुशासन के लिए बातें अलग हो जाएंगी। सुशासन की जो संकल्पना है औपचारिक रूप से 90 के दशक में विकसित हुई। शासन की संकल्पना बहुत पहले से चली आ रही है। अब मान लीजिए कोई सरकार अपने शासन के कार्यों में जनहितों को वरीयता देते हुए शासन से जुड़े हुए जितने स्टेक होल्डर्स हैं, अंशधारक हैं, सभी के हितों का ख्याल करते हुए शासन कर रही है, तो लोग बोलते थे कि हाँ, अच्छी सरकार है, अच्छा काम कर रही है, अच्छा शासन संचालित कर रही है। लेकिन व्यवस्थित रूप से सुशासन की जो अवधारणा है, ये दुनिया में प्रकट हुई 90 के दशक में। 1989 में विश्व बैंक की एक रिपोर्ट आई। उस रिपोर्ट में कहा गया कि आज दुनिया के देशों को अपनी शासनिक व्यवस्था में तकनीकी परिवर्तन करने की आवश्यकता है। केवल शासन से बात नहीं बनेगी, अब हमें बात करनी होगी सुशासन की। समझ रहे मेरी बात? और फिर आगे चलकर 1992 में एक रिपोर्ट आती है विश्व बैंक के ही सौजन्य से, जिसमें बताया गया कि शासन मतलब सुशासन के क्या स्वरूप होंगे। और उसमें कई मानकों की बात की गई, जैसे संवैधानिक मानक, आप कह सकते हैं कानूनी मानक, प्रशासनिक मानक, न्यायिक मानक, कि हमें इन मानकों का ध्यान रखते हुए शासन संचालन में आगे बढ़ना होगा। तो ही उस शासन संचालन को हम सुशासन की संज्ञा से संबोधित कर सकते हैं। क्लियर है? ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। अभी तक हमने कुछ नहीं लिखवाया है, अभी जस्ट क्लास में प्रवेश किया हूँ। आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। अभी लिखने के नाम पे जो मैं समझाऊंगा, बोर्ड वर्क करूंगा, आप कोशिश करिएगा उसके साथ आपका रनिंग नोट्स बनता रहे। जैसे ही टॉपिक का एक्सप्लेनेशन समाप्त होगा, मैं तो खुद ही लिखवा देता हूँ, इसलिए परेशान नहीं होना है। चलिए, शासन। शासन को सामान्य अर्थों में हम क्या बोलते हैं? सरकार के क्रियाकलाप। सरकार के क्रियाकलाप। सरकार के क्रियाकलाप, इसी को हम बोलते हैं सरकार के कृत्य। सरकार के कृत्य या सरकार के कार्य, है ना, सरकार के कार्य। ठीक है। दूसरी बात, आधुनिक दौर में आप देखेंगे सरकार जो कुछ भी कर रही है, सरकार जो कुछ भी कर रही है, दो कारकों का ध्यान रखते हुए कर रही है। या फिर आप यूँ कह लीजिए कि सरकार और उससे जुड़ी हुई संस्थाएं केवल अपने विवेक के आधार पर, केवल अपनी इच्छा के आधार पर शासन का संचालन नहीं कर सकती। इसके पीछे वजह है, पहला, आधुनिक शासन प्रणालियां लोकतांत्रिक हैं। समझ रहे मेरी बात? आधुनिक शासन प्रणालियां लोकतांत्रिक हैं, और लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में आपको
जनता की इच्छाओं का ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि जनता ही सरकार बनाती है। अब जरा सोचे, अगर जनता चाह रही है कि हमें सरकार के द्वारा जो कार्य निष्पादन किया जा रहा है उसका त्वरित लाभ हो, प्लस सार्थक लाभ हो। अब इन दोनों उद्देश्यों को पूरा करने के लिए सरकार भी कुछ हथकंडे अपनाएगी। वो कहेगी, भाई सार्थक लाभ का मतलब यही हुआ ना कि जैसा लाभ आप चाह रहे थे वैसा आपको मिले, तो इसके लिए हमें कंसेंसस चाहिए होता है, सहमति चाहिए होगी। अब जनता के एक एक व्यक्ति से सहमति तो ली नहीं जाएगी। तो ध्यान रखेंगे, वर्तमान लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में आज बहुलवादी समाजों की भूमिका बढ़ी है। क्या कह सकते हैं, बहुलवाद की भूमिका बढ़ी है। बहुलवाद का मतलब ये है कि सरकार शासनिक व्यवस्था में क्या कुछ निर्णय लेगी, ये सुनिश्चित करने से पहले जनता के विभिन्न वर्गों से जुड़े हुए संगठनों की राय लेती है। समझ रहे मेरी बात। अब आम जनता अमूमन सरकार की तुलना में अपने वर्गीय संगठनों से अधिक जुड़ी होती है। बहुलवादी समाज की यही विशेषता होती है। तो सरकार क्या करेगी कि जनता के अलग अलग जो हितधारक हैं उनसे राय मशवरा करेगी, राय शुमारी लेगी और फिर निर्णय निर्माण की प्रक्रिया में आगे बढ़ेगी। कई बार जब जनता के विभिन्न वर्गों से सरकार राय शुमारी ले लेती है, सलाह ले लेती है, तो करने के लिए सरकार के पास बहुत नहीं रह जाता। जनता के अलग अलग वर्गीय संगठन ही बता देते हैं कि हमारे अमुक हितों की पूर्ति के लिए आपको किन किन साधनों का प्रयोग करना चाहिए। इससे सरकार के लिए निर्णय लेना आसान हो जाता है। जनता के इन्हीं विभिन्न वर्गों का जो तटस्थ संगठनात्मक रूप है, आमतौर पे उसे हम नागरिक समाज की संस्थाएं कहते हैं। क्या बोलते हैं? नागरिक समाज की संस्थाएं। तो जरा सोचिए, पहली बात, लोकतांत्रिक शासन प्रणालियां ये क्या करती हैं? नीतिगत फैसले जनता के वर्गीय संगठनों के राय के अनुसार लेती हैं। अब ये तो जनता के वर्गीय संगठन हो गए, और आमतौर पे आप देखेंगे जहाँ भी प्रतिनिधिमूलक लोकतंत्र होगा वहाँ ऑब्वियस सी बात है जनता के अंदर वर्गीय विविधता आपको दिखेगी, यानी बहुलवादी सामाजिक व्यवस्था होगी ही होगी। तो आमतौर पे लोकतांत्रिक शासन प्रणालियों के अंदर बहुलवाद बहुत तेजी से बढ़ रहा है। और यह भी आपको मालूम है कि आधुनिक लोकतंत्र की धरती बेसिकली पश्चिमी यूरोप है। सामान्य रूप से लोकतंत्र की बात करें तो हम तो भारत भूमि से इसे जोड़ सकते हैं, लेकिन आधुनिक लोकतंत्र, जिसे संविधानवाद की बुनियाद पर आधारित लोकतंत्र कहते हैं, इसकी शुरुआत कहाँ से होती है? 1688 ईस्वी की ब्रिटेन की गरिमामयी क्रांति से। तो हम कह सकते हैं कि दुनिया भर में लोकतांत्रिक शासन प्रणालियों का जो प्रचलित स्वरूप है, इसकी शुरुआत कहाँ से होती है? वेस्टर्न यूरोप से। और पश्चिमी यूरोपीय समाजों में लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं अधिकाधिक रूप से बहुलवाद का अनुसरण कर रही हैं। समझ रहे हैं मेरी बात? बहुलवादी व्यवस्था ये एक राजनीतिक व्यवस्था है, या कह सकते हैं राजनीतिक व्यवस्था से जुड़ा हुआ सिद्धांत है बहुलवाद, जो कहता है कि राज्य जो भी फैसला लेता है वास्तव में वो उसका फैसला नहीं होता, बल्कि राज्य में पाए जाने वाले विभिन्न संगठनों के द्वारा लिए गए फैसले होते हैं। राज्य केवल उन संगठनों के फैसलों के मध्य तालमेल कायम करता है। तो राज्य तो बस निमित्त मात्र है, फैसला लेने वाले कौन हैं? विभिन्न संगठन। विभिन्न संगठन, ठीक है। अब उन्हीं संगठनों को हम अलग अलग रूपों में पढ़ेंगे, ये आपके सिलेबस में पढ़ना है, जैसे सिविल सोसाइटी, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस, एनजीओज, ये सारे चीज़ें है ना। और भी दूसरे इंटरेस्ट ग्रुप्स, जो नहीं भी पढ़ना है तो भी आपको उसके बारे में जानना चाहिए। जैसे मान लीजिए छात्रों के हितों को बढ़ावा देने वाले
जो हित समूह हैं, आप उनका नाम बता सकते हैं? NSUI, ABVP, आइसा, ये सब, ये छात्रों के हितों को बढ़ावा देते हैं। इनको बेसिकली हम व्यवसायिक हित समूह कहते हैं। इनका अप्रोच प्रोफेशनल होता है, व्यवसायिक हित समूह। और जब कोई हित समूह अपने वर्ग के हितों को साधने के लिए, प्राप्त करने के लिए दबावकारी साधनों का प्रयोग करने लगे, तो वहीं पर हित समूह किस में तब्दील हो जाता है? दबाव समूह में। ये सब नागरिक समाज की संस्थाएं हैं। समझ रहे हैं मेरी बात? इन पे हम लोग बात करेंगे। आप जरा बताइए, आधुनिक दौर में कोई भी शासन प्रणाली जब शासन से संबंधित गतिविधियों का संचालन करेगी, तो नागरिक समाज से जुड़ी इन संस्थाओं के इन संस्थाओं के ओपिनियन को, इनकी राय को, इनके स्टेक को खारिज कर पाएगी? नहीं। तो कोई भी जो बढ़िया सरकार होगी, उसकी कोशिश होती है कि हम नागरिक समाज के संगठनों को विश्वास में लेकर शासन सत्ता से संबंधित दायित्वों का निर्वहन करें। आप ये भी ना भूलें, वर्तमान में दुनिया भूमंडलीकरण के दौर में जी रही है, और भूमंडलीकरण के इस दौर में जियो पॉलिटिक्स पूरी तरह से जियो इकोनॉमिक्स की तरफ मूव कर चुकी है। मैं ये नहीं कहूँगा कि जियो पॉलिटिक्स खत्म हो गई है। अगर जियो पॉलिटिक्स खत्म होगी, इसका मतलब कि भौगोलिक संप्रभुता का ध्यान नहीं रखा जाएगा। तो जब भौगोलिक संप्रभुता का ध्यान नहीं रखा जाएगा, तो आज हमारी भारी भरकम सेना पाकिस्तान बॉर्डर पर चीन के लिए, बांग्लादेश के लिए क्यों तैनात है? इसका मतलब कि भौगोलिक संप्रभुता आज भी मायने रखती है। बड़े बड़े महाशक्तियों के रक्षा बजटों का आकलन कर लीजिए, चाहे वो अमेरिका हो, चीन हो, भारत हो, ऑस्ट्रेलिया हो, इन सबके रक्षा बजट वर्ष प्रति वर्ष पहले की तुलना में बढ़ते जा रहे हैं। इसका मतलब कि जो सुरक्षा की परंपरागत अवधारणा है, वो किसी न किसी रूप में आज भी कायम है। हाँ, लेकिन मुखर रूप से आप देखेंगे तो आज कहीं ना कहीं सैन्य सुरक्षा की जगह आर्थिक सुरक्षा अधिक महत्वपूर्ण हो गई है। तो यह कि नहीं? क्योंकि भूमंडलीकरण के दौर में आप देखेंगे राष्ट्रीय नागरिकता की अवधारणा अंतर्राष्ट्रीय नागरिकता में तब्दील होती जा रही है, ग्लोबल सिटीजनरी में। दूसरी बात, दुनिया के देश परस्पर एक दूसरे पर निर्भर होते जा रहे हैं। परस्पर रूप से तेजी से निर्भर हो रहे विश्व व्यवस्था में आमतौर पर युद्ध की संभावना कम ही होती है, क्योंकि हर देश का हित किसी न किसी देश से जुड़ा होगा, आर्थिक हित खास करके। अब जैसे आप देखेंगे, ट्रंप की ओथ सेरेमनी में भारत को इनवाइट तो किया गया, लेकिन व्यक्तिगत रूप से आप देखेंगे किसको इनवाइट किया गया? नहीं कोई एस जयशंकर को, नहीं मुकेश अंबानी को। समझ रहे हैं मेरी बात? ये क्या साबित कर रहा है? दिस इज द ग्रेटेस्ट एग्जाम्पल ऑफ जियो इकोनॉमिक एरा इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स। ये जियो इकोनॉमिक्स का बहुत शानदार उदाहरण है। उन्हें मालूम है कि भारत के साथ शासन के स्तर पे कोई संबंध रहे न रहे, लेकिन आर्थिकी के स्तर पे संबंध रखना जरूरी है। इतना तो तय है कि हम वैश्विक अर्थव्यवस्था के दौर में जी रहे हैं, और वैश्विक अर्थव्यवस्था के दौर में आप बताइए, कोई भी सरकार बाजार की शक्तियों की उपेक्षा कर सकती है? जब ट्रंप जैसी सरकार उपेक्षा नहीं कर सकती, तो भारत में संभव है? नहीं। देखिए, आज जो शासन प्रणालियां हैं, इस मतलब एक तरह से कह सकते हैं सरकार, तो सरकार का काम क्या है? सरकार का कार्य है अपना कृत्य करते हुए व्यापक राष्ट्रीय हितों को साधना, व्यापक राष्ट्रीय हितों को साधना। लेकिन सरकार व्यापक राष्ट्रीय हितों को साधने के लिए क्या करेगी? कौन सा कृत्य करेगी? इसके कृत्य में होगा उपलब्ध संसाधनों का दक्षतम नियोजन। समझ रहे हो मेरी बात? उपलब्ध संसाधनों का दक्षतम नियोजन। नियोजन मतलब प्रबंधन। सरकार क्या करेगी?
सरकार अपने कृत्यों में उपलब्ध संसाधनों का दक्षतम नियोजन करेगी, किस उद्देश्य से? ताकि उसके कृत्य व्यापक राष्ट्रीय हितों को साधने में मदद कर सके, व्यापक राष्ट्रीय हितों को साध सके। लेकिन ध्यान रखिएगा, इस कृत्य को अंजाम देने के लिए सरकार किसकी मदद लेगी? जहां एक तरफ नागरिक समाज की, वहीं दूसरी तरफ किसकी? बाजार की। अब यहां से वर्तमान दौर में शासन की परिभाषा गढ़ी जाती है। कैसे? ध्यान से मुझे सुनिए। जब सरकार राज्य के संसाधनों का, देश के संसाधनों का नागरिक समाज तथा बाजार की मदद से कुछ इस प्रकार नियोजन करे, उसका कार्य, उसका नियोजन व्यापक राष्ट्रीय हित में साबित हो सके, इसी पूरी प्रक्रिया को किस नाम से जानेंगे? शासन। इस शासन की परिभाषा समझ में आई कि नहीं? इसको लिख लीजिए। जब सरकार जब सरकार जब सरकार जब सरकार राज्य के संसाधनों का राज्य के संसाधनों का जब सरकार राज्य के संसाधनों का नागरिक समाज तथा नागरिक समाज तथा नागरिक समाज तथा बाजार की मदद से बाजार की मदद से दक्षतम उपयोग करते हुए दक्षतम उपयोग करते हुए व्यापक राष्ट्रीय हितों को व्यापक राष्ट्रीय हितों को व्यापक राष्ट्रीय हितों को साधने की, साधना समझ रहे हैं, प्राप्त करना। व्यापक राष्ट्रीय हितों को साधने का प्रयत्न करे तो इसे ही शासन कहा जाता है। तो इसे ही क्या कहा जाएगा? अब आप शासन को संगठित तरीके से डिफाइन कर सकेंगे। इस डिफिनेशन को आसानी से आप विजुअलाइज कर पा रहे हैं और ये भी समझ पा रहे हैं कि नागरिक समाज की मदद क्यों जरूरी हो गई है राज्य के लिए, बाजार की मदद क्यों जरूरी है। अब नीचे लिखेंगे नोट, नोट करके नोट करके वर्तमान विश्व में वर्तमान विश्व में वर्तमान विश्व में वर्तमान विश्व में लोकतांत्रिक शासन प्रणालियां वर्तमान विश्व में लोकतांत्रिक शासन प्रणालियां लोकतांत्रिक शासन प्रणालियां अधिक लोकप्रिय बनकर उभरी हैं। लोकतांत्रिक शासन प्रणालियां अधिक लोकप्रिय बनकर उभरी हैं। फिर से सुन लीजिए, नहीं ऑनलाइन स्टूडेंट्स की शिकायत रहती है कि आप तेज बोलते हैं और मुझे लगता है कि मैं बहुत धीमा बोलता हूं। वर्तमान विश्व में लोक धीमे बोल रहा हूं ना? लिखिए, वर्तमान विश्व में लोकतांत्रिक शासन प्रणालियां अधिक लोकप्रिय बनकर उभरी हैं। अगला वाक्य लिखिए, ध्यान रहे लोकतांत्रिक शासन प्रणाली लोकतांत्रिक शासन प्रणाली जनता की जनता की लोकतांत्रिक शासन प्रणाली जनता की इच्छाओं तथा भावनाओं का तिरस्कार नहीं कर सकती। लोकतांत्रिक शासन प्रणाली जनता की इच्छाओं तथा भावनाओं का तिरस्कार नहीं कर सकती, उपेक्षा नहीं कर सकती, तिरस्कार नहीं कर सकती।
इसीलिए इसीलिए शासन व्यवस्था के संचालन में शासन व्यवस्था के संचालन में जनता को जनता को अंशधारक के रूप में, अंशधारक समझ रहे हैं, स्टेक होल्डर, जनता को अंशधारक के रूप में, जनता को अंशधारक के रूप में शामिल करना पड़ता है, शामिल करना पड़ता है। वर्तमान लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं वर्तमान लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं बहुलवादी 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 संगठनों के बहुलवादी संगठनों के द्वारा प्रस्तुत बहुलवादी संगठनों के द्वारा प्रस्तुत मसौदे का, मसौदा समझ रहे हैं, ड्राफ्ट, प्रस्तुत मसौदे का ध्यान रखते हुए ही ध्यान रखते हुए ही निर्णय निर्माण की प्रक्रिया में निर्णय निर्माण की प्रक्रिया में आगे बढ़ती हैं, निर्णय निर्माण की प्रक्रिया में आगे बढ़ती हैं। वर्ष 1991 के उपरांत वर्ष 1991 के उपरांत दुनिया का दुनिया का तेजी से एकीकरण हुआ, दुनिया का तेजी से एकीकरण हुआ, जिससे जिससे न सिर्फ जिससे न सिर्फ वैश्विक नागरिकता की संकल्पना का प्रादुर्भाव हुआ, जिससे न सिर्फ वैश्विक वैश्विक नागरिकता की संकल्पना का प्रादुर्भाव हुआ, जिससे न सिर्फ वैश्विक नागरिकता की संकल्पना का प्रादुर्भाव हुआ, बल्कि बल्कि अंतर्निर्भर, इंटरडिपेंडेंट, जबकि अंतर्निर्भर विश्व व्यवस्था को भी बढ़ावा मिला, जबकि अंतर्निर्भर विश्व व्यवस्था को भी बढ़ावा मिला। वर्तमान में दुनिया के आर्थिक एकीकरण की वजह से वर्तमान में दुनिया के आर्थिक एकीकरण की वजह से वैश्विक बिरादरी में वैश्विक बिरादरी में विभिन्न देशों के मध्य वैश्विक बिरादरी में विभिन्न देशों के मध्य नज़दीकियाँ बढ़ी हैं, नज़दीकियाँ बढ़ी हैं। लिहाजा लिहाजा कोई भी हुकूमत लिहाजा कोई भी हुकूमत कोई भी हुकूमत अपने दायित्वों के निर्वहन के दौरान कोई भी हुकूमत, हुकूमत मतलब शासन प्रणाली, अपने दायित्वों के निर्वहन के दौरान न तो बाजार की शक्तियों की अनदेखी कर सकती हैं, न तो बाजार की शक्तियों की अनदेखी कर सकती हैं, ना ही ना ही ना ही नागरिक समाज से जुड़े संगठनों की राय को, ना ही नागरिक समाज से जुड़े संगठनों की राय को। क्लियर है ये बात? किसी को कोई कंफ्यूजन? हाँ, अब तक जो चीज़ें हम लोग समझे थे वो आपको मैं लिखवा दिया। अब ध्यान दीजिएगा, ये तो बात रही शासन की, लेकिन लेकिन देखो जी, कोई भी टॉपिक पढ़ो,
तो इस कदर पढ़ो कि ज़रूरत पड़े तो एक झटके में दूसरे को पढ़ा सको। क्लैरिटी ऐसी होनी चाहिए, नहीं तो पढ़ो ही मत। अब शासन की परिभाषा तो हर किसी को मालूम है कि सरकार के द्वारा जो भी परिचालन किया जाता है, ये तो प्लेटो ही बोल गया था अपने समय में। लेकिन इस काम चलाऊं परिभाषा से आप काम चलाएंगे, उत्तर लिख पाएंगे? नहीं। उत्तर लिखने के लिए बढ़िया वाला मसाला चाहिए, कुछ भी नहीं। कूल। अब देखिए, आपको मैं ले चलता हूं 1970 के दशक में ब्रिटेन में कंजर्वेटिव पार्टी की सरकार थी। 1970 के दशक में आपको बताऊं, ब्रिटेन में जो परंपरावादी दल है, वहां पर आमतौर पे देखेंगे टू पार्टी सिस्टम डोमिनेंट होता है। इसका मतलब ये नहीं कि दो ही पार्टियां हैं, बहुत सारी पार्टियां हैं, लेकिन आमतौर पे सत्ता घूम फिर के या तो कंजर्वेटिव पार्टी के पास जाएगी या फिर लेबर पार्टी के पास। तो कंजर्वेटिव पार्टी की सरकार थी और बहुत ही लोकप्रिय, जिसको हम आमतौर पे बोलते हैं ना स्टेट्समैन। हालांकि नारीवादियों की को इससे शिकायत है कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में जो की टर्म्स इस्तेमाल किए गए हैं, ये सारे के सारे मैस्कुलिन जेंडर वाले हैं। जैसे पुरुष राष्ट्रपति बना तो ठीक है, राष्ट्रपति, स्त्री भी बनी तो भी राष्ट्रपति, ये तो बड़ा भाई ठीक बात नहीं है। ठीक वैसे ही अगर कोई दमदार नेता हुआ, क्या गजब का स्टेट्समैन है बोलते हैं ना, और कोई दमदार नेत्री हुई तो भी क्या गजब की स्टेट्समैन है, काहे का मैन। तो नारीवादियों को इससे आपत्ति है। तमाम आपत्तियों के बावजूद आपको भी ऐसे ही टर्म्स का इस्तेमाल करना है, क्योंकि यही पॉपुलर है। समझ रहे हैं मेरी बात? तो आंसर राइटिंग के दौरान जबरदस्ती नारीवादी बनने की कोशिश मत करिएगा। तो यही कहेंगे कि मार्गरेट थैचर एक शानदार स्टेट्समैन के रूप में अपनी पहचान रखती हैं ब्रितानी पॉलिटिक्स में। यहाँ तक कि कह सकते हैं उनके दौर की विश्व राजनीति में भी उनका अच्छा खासा हस्तक्षेप हुआ करता था। 1979 में सत्तासीन होती हैं, सरकार में आती हैं, और उन्होंने पहली बार ब्रिटेन के राजनैतिक इतिहास में शासन के क्षेत्र में इनोवेशन लाने का प्रयत्न किया। और उनका मूल ध्यान था जो सरकारी क्षेत्र से जुड़ी हुई संस्थाएं हैं, इनकी जवाबदेहिता तय की जाए, इनकी जवाबदेहिता तय किया जाए, इनके उत्तरदायित्व को रेखांकित किया जाए, इन्हें अकाउंटेबल बनाया जाए। और ध्यान रखिएगा, अकाउंटेबिलिटी के दो आधार स्तंभ होते हैं, ट्रांसपेरेंसी और रूल ऑफ लॉ, पारदर्शिता और विधि के शासन की अवधारणा। अगर इन दो को हम सुनिश्चित कर दें तो उत्तरदायित्व स्वतः प्रमाणित हो जाएगा। मार्गरेट थैचर ने इस दिशा में अपने कार्यकाल के दौरान जबरदस्त काम किया। तो हम कह सकते हैं कि अनौपचारिक रूप से वैश्विक स्तर पे सुशासन की परंपरा की शुरुआत 70 के दशक में ही हो गई थी, मार्गरेट थैचर के हवाले से। इन्हीं के समकालीन हुआ करते थे अमेरिका के राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन। रोनाल्ड रीगन 1981 में इनका टेन्योर शुरू होता है और 89 में 2 टेन्योर पूरा करके ये चले जाते हैं। हाँ, निकल जाते हैं। इन्होंने अपने 2 क्रमागत कार्यकालों में, राष्ट्रपति के कार्यकालों में, इन्होंने भी अमेरिका की शासन व्यवस्था को अधिकाधिक रूप से पारदर्शी और जवाबदेह बनाने की कोशिश की। तो अनौपचारिक रूप से सुशासन की शुरुआत हम वहीं से मानते हैं, लेकिन इसकी औपचारिक शुरुआत होती है विश्व बैंक द्वारा प्रकाशित 2 क्रमागत रिपोर्टों के आधार पर। वहीं से दुनिया में, अब समझ लीजिए, परंपरा मधुमक्खी की तरफ फैल गई। हाँ, सुशासन सुशासन सुशासन, क्योंकि उसने बड़ा संगठित तरीके से गुड गवर्नेंस को डिफाइन किया और बताया कि हर वो गवर्नेंस इसके दायरे में, जिसके अंदर हम अलग अलग 8 मानकों को ढूंढ सके, समझ लीजिए कि वो शासन सुशासन कहला सकता है। वो गवर्नेंस गुड गवर्नेंस के नाम से संबोधित किया जा सकता है। तो चूंकि वर्ल्ड बैंक ने ऑर्गेनाइज तरीके से गुड गवर्नेंस की बात की, लिहाजा
आधुनिक दौर में जब भी हम सुशासन की अवधारणा की बात करते हैं तो बताते हैं कि यह अवधारणा औपचारिक रूप से वैश्विक पटल पे पहली बार विश्व बैंक के सौजन्य से उद्घोषित की गई। क्लियर है ये बात? हाँ। सुशासन। अनौपचारिक शुरुआत। अनौपचारिक शुरुआत। अनौपचारिक शुरुआत 20वीं सदी में 70 के दशक में ही हो जाती है, मतलब लेट 70s में, क्योंकि 1979 में मार्गरेट थैचर प्रधानमंत्री बनती हैं इंग्लैंड की। आप कह सकते हैं कि अनौपचारिक शुरुआत ब्रिटेन में ब्रिटेन में मार्गरेट थैचर के प्रधानमंत्रित्व काल में होती है। इनका प्रधानमंत्रित्व काल क्या था? 1979 से लेकर 90 तक। ठीक है। अगर हम ब्रिटेन के साथ साथ किसी और देश को कंसीडर करना चाहें तो संयुक्त राज्य अमेरिका को कंसीडर कर सकते हैं, है ना। तब आप कह सकते हैं 1981 से लेकर 89 के दौर में रोनाल्ड रीगन की हुकूमत, इन दोनों ही हुक्मरानों ने अपने अपने दौर में, आपको बताऊं, शासन को पारदर्शी तथा उत्तरदायी बनाने पर बल दिया। और पारदर्शिता तथा उत्तरदायित्व गुड गवर्नेंस के प्रमुख रेगुलेटर्स हैं, गुड गवर्नमेंट के प्रमुख पैरामीटर्स हैं, समझ रहे हैं, गुड गवर्नेंस के, सुशासन के ये मूल बिंदु हैं। लेकिन सुशासन के केवल यही दो बिंदु नहीं हैं, और भी हैं। उनकी बात इनके द्वारा नहीं की जाती है। तो इसलिए हम कहते हैं कि वैश्विक स्तर पे सुशासन की अनौपचारिक शुरुआत इन्हीं नेताओं के प्रयासों से होती है। अनौपचारिक शुरुआत, समझ रहे हैं मेरी बात? अब देखिए, ये दोनों लिबरल डेमोक्रेसी के अंदर हैं। भाई, ब्रिटेन में भी लिबरल डेमोक्रेसी है, अमेरिका में भी लिबरल डेमोक्रेसी है। तो इस बात में तो कोई लाग लपेट नहीं है ना कि दोनों के यहाँ विधि का शासन है। विधि का शासन, विधि का शासन। तो विधि के शासन की अवधारणा के तहत पारदर्शी व उत्तरदायी शासन संचालन या शासन सुनिश्चित किया जाना अपने आप में सुशासन की तरफ एक शिफ्ट था, है ना। गवर्नेंस से गुड गवर्नेंस की तरफ एक की गई एक मूवमेंट थी, एक ट्रांजिशन था, एक शिफ्ट था। लेकिन अगर हम सुशासन की औपचारिक शुरुआत की बात करें कि औपचारिक रूप से सुशासन की अवधारणा कब प्रकट हुई, तो फॉर्मली, इसको कहते हैं ऑफिशियली, औपचारिक तौर पर 'सुशासन' की अवधारणा 90 के दशक में, अब 90 से समझ सकते हैं 20वीं सदी की बात हो रही है, 90 के दशक में, बगल में चाहे तो 1990s ऐसे लिखते हैं, 1990s, 1990
90 और जीरो के बाद स्मॉल एस, 1990s। इसका मतलब होता है 90 के दशक में। तो सुशासन की अवधारणा 90 के दशक में पहली बार दुनिया के सामने प्रकट हुई, प्रकट की गई। अब सवाल ये उठता है कि किसके द्वारा प्रकट की गई? तो जवाब क्या देंगे आप? विश्व बैंक के द्वारा, है ना? विश्व बैंक के द्वारा। विश्व बैंक, देखिए, विश्व बैंक अपनी 2 रिपोर्टों के माध्यम से सुशासन की बात करता है, गुड गवर्नेंस पर रोशनी डालता है, गुड गवर्नेंस की चर्चा करता है। इसकी 2 रिपोर्टें प्रकाशित, 2 रिपोर्टें प्रकाशित हुई। और ध्यान रखिएगा, एक रिपोर्ट 1989 में प्रकाशित होती है और दूसरी रिपोर्ट 1992 में, है ना? अगर हम पहली रिपोर्ट की बात करें, थोड़ा सा इसको मैं श्रिंक कर दूं। हाँ, ये तो 1989 की रिपोर्ट थी विश्व बैंक की। अब चूंकि इंग्लिश में ही पब्लिश हुई थी, तो पहले इंग्लिश में लिख लेते हैं और फिर जान लेंगे कि हम इसका लेखन में किस तरीके से प्रयोग करेंगे, ठीक? तो 1989 की जो रिपोर्ट थी विश्व बैंक की, इसमें साफ तौर पे लिखा गया, सब सहारा अफ्रीका फ्रॉम क्राइसिस टू सस्टेनेबल ग्रोथ। ये लिख लेंगे आप, इंग्लिश भी है ना, फ्रॉम क्राइसिस टू सस्टेनेबल ग्रोथ। और जो दूसरी रिपोर्ट पब्लिश हुई, रिपोर्ट का नाम है गवर्नेंस एंड डेवलपमेंट। देखिए जी, लॉजिक तो यही कहता है, इस रिपोर्ट को जब आप हिंदी माध्यम के विद्यार्थी होने के नाते उत्तर लेखन में प्रस्तुत करें, तो जो अंग्रेजी लिखी हुई है हूबहू इसी को हिंदी में लिख दीजिए, सब सहारा अफ्रीका फ्रॉम क्राइसिस टू सस्टेनेबल ग्रोथ। अगर आपको लगता है कि नहीं, हमारी अनुवाद क्षमता बढ़िया है, ठीक ठाक है, तो आप उसके साथ भी जा सकते हैं, लेकिन आपको फिर दोहरा परिश्रम करना पड़ेगा, अन्यथा गड़बड़ हो जाएगा। दोहरा परिश्रम क्या? सबसे पहले तो इसको आप हिंदी में रूपांतरित कर लें। हिंदी में रूपांतरित करेंगे तो क्या होगा? उप संकट या उप सहारा अफ्रीका संकट अथवा मंदी से संवहनीय, अब संवहनी की जगह संधारणी भी हो सकता है, विकास तक। लेकिन अगर तो हो सकता है एग्जामिनर भी कंफ्यूज हो जाए कि ये कौन सी रिपोर्ट है भाई। तो अगर ये लिखें तो फिर अंडर ब्रैकेट आपको क्या करना पड़ेगा? ये भी लिखना पड़ेगा, और ये लिखना पड़ेगा फिर अंग्रेजी में, तो चलेगा। इसका हिंदी अनुवाद लिख के फिर अंग्रेजी हूबहू आप लिख सकते हैं, अन्यथा आप डायरेक्ट अंग्रेजी लिखेंगे तो भी गलत हो जाएगा। डायरेक्ट अंग्रेजी को आपको हिंदी में लिखना होगा। समझ रहे हैं मेरी बात? हाँ, रिपोर्टों को लिखने का यही तरीका होता है। आप लोगों की आंसर राइटिंग में हम देख रहे हैं, कई बार आप किसी विचारक का नाम वगैरह अंग्रेजी में लिख दे रहे हैं। जैसे कुछ लोगों ने लिखा है अवस्थी एन अवस्थी, ऐसे करके लेटर में। ये नहीं लिखना है। कुछ लोगों ने एस आर महेश्वरी ऐसे लिख दिया, फिर कहा एस आर महेश्वरी ने ऐसा कहा। ये पढ़ने पढ़ाने के चक्कर में इंग्लिश चल जाता है, एग्जाम में नहीं चलेगी। इंग्लिश मतलब नो मीडियम, इंग्लिश मीडियम है, हिंदी मीडियम है, बंगाली मीडियम है, पंजाबी मीडियम है, मराठी मीडियम है। ये इंग्लिश क्या है? इंग्लिश बेसिकली
एक उपयोगितावादी व्यवस्था है जिसमें स्टूडेंट्स भी सहज महसूस करते हैं और ज़्यादातर टीचर्स भी सहज महसूस करते हैं, क्योंकि अंग्रेजी माध्यम के ज़्यादातर टीचरों को देखेंगे जो वो रटे रहेंगे पहले से, उसको तो बुलेट ट्रेन की रफ्तार से धड़ धड़ वोमिट करेंगे। और जहाँ किसी ने इधर उधर का सवाल पूछ दिया तो फिर उनकी अंग्रेजी फटाक से हिंदी में उछल जाती है। तो स्टूडेंट्स ने भी इस व्यवस्था को समझ लिया ठीक तरीके से और साफ साफ कहा कि ऐसा है, आप पढ़ा रहे हैं ठीक है, आपकी अंग्रेजी सुनने में भी बड़ा मज़ा आता है, लेकिन हकीकत यह कि समझ में कुछ नहीं आया। और हम पैसा देकर और समय लगाकर इसलिए नहीं आए हैं कि आपकी हम कमेंट्री सुने। फिर से बताइए क्या है ये। टीचर को भी लग गया कि बात ऐसे केवल भौकाल से बात नहीं बनेगी, समझाना पड़ेगा। तब निकला बीच का रास्ता। टीचर और स्टूडेंट्स के बीच एक समझौता हुआ और उस समझौते के तहत बीच का रास्ता निकाला गया, हाँ, इंग्लिश मीडियम। और ये बड़ी तेज़ी से पॉपुलर हो गया। नहीं, पहले क्या होता था कि इंग्लिश मीडियम क्लास में, मैं तो खुद महसूस किया हूँ, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते थे जिनको समझ लीजिए कि रत्ती भर समझ में नहीं आता था, रत्ती भर नहीं। अब बेचारा इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से आया है, आप ठीक से इंडस वैली सिविलाइजेशन भी नहीं बोल रहे हैं, आईवीसी बोल के निकल गए। अब वो इसी बात को लेकर चिंतित है कि व्हाट इज मीन बाय आईवीसी। आईवीसी का मतलब समझते समझते पूरा वैदिक सिविलाइजेशन निपट गया। अब बताइए, लाखों की फी लिए हैं और उसे मालूम है इंटरव्यू चाहें तो हम अपनी भाषा में भी दे सकते हैं, तो भाषाई रूप से उसके अंदर इन्फेरियोरिटी कम्प्लेक्स नहीं आ सकता। तो सीधे बोलेगा कि ऐसा है, आप बस समझा दीजिए, हम लिख लेंगे। नतीजा ये हुआ कि पूरे उत्तर भारतीय पट्टी में अंग्रेजी मीडियम के नाम पर इंग्लिश मीडियम लोकप्रिय हो गया। अब कहेंगे अब साउथ इंडिया में क्या यही लोकप्रिय नहीं, वहाँ इंग्लिश नहीं है, कहीं मान लीजिए तमिलिस है, कहीं कन्नडिस है, हाँ, कहीं मलयालिस है, तो पॉपुलर वहाँ भी यही है। आमतौर पे होता क्या है कि हिंदी पट्टी के मास्टर जब उधर पढ़ाने जाते हैं तो उनको वहाँ की वर्नाकुलर लैंग्वेज आती नहीं और उन बच्चों को भी ठीक ढंग से अंग्रेजी नहीं आती, तो बीच का रास्ता निकाला जाता है कि भैया जो पढ़ाना है पढ़ा दो, उन्हें लगता है जो पढ़ना था पढ़ लिया। तो लाभ वहाँ भी नहीं है। वहाँ भी लाभ कौन उठा पाता है? जब अंग्रेजी के साथ मलयालम चल रहा है, जब अंग्रेजी के साथ तमिल चल रहा है, जब अंग्रेजी के साथ तेलुगु चल रहा है। यही है उपयोगितावादी दृष्टिकोण। और आज का बच्चा, आज का स्टूडेंट पहले की तुलना में अधिक मुखर बनकर उभरा है, उसी का ये नतीजा है। अब ये बात मैं इसलिए कह रहा था कि आप इस पैटर्न को उत्तर लेखन में प्रयोग नहीं करेंगे। यह नहीं कि पता चला कि विश्व बैंक ने अपनी पहली रिपोर्ट 1989 में जारी की, रिपोर्ट का नाम था और चेप दिया आपने यही अंग्रेजी। नहीं, इसकी जगह आप इसको हिंदी में लिख लें, सब सहारा अफ्रीका फ्रॉम क्राइसिस टू सस्टेनेबल ग्रोथ, फ्रॉम क्राइसिस टू सस्टेनेबल ग्रोथ। ठीक। अब देखिए, इसमें जो पहली रिपोर्ट थी ना 1989 की, इसमें बेसिकली इस बात पर बल दिया गया कि अब हमें शासन के क्षेत्र में रचनात्मक परिवर्तन लाने होंगे, अन्यथा शासन के वाजिब उद्देश्यों की पूर्ति नहीं हो सकती। जब तक रचनात्मक परिवर्तन नहीं लाएंगे तब तक शासन के वास्तविक उद्देश्यों की पूर्ति नहीं होगी। यानी शासन का एक ऐसा स्वरूप जो अपेक्षित उद्देश्यों को प्राप्त कर पाने में सक्षम हो, उसी स्वरूप को नाम दे दिया गया सुशासन, गुड गवर्नेंस। समझ रहे मेरी बात? तो विश्व बैंक ने पहली बार इस शब्द का प्रयोग किया, नाउ इट्स टाइम टू टेक द साइड ऑफ गुड गवर्नेंस। नाउ इट्स टाइम टू मीन्स द टाइम हैज कम टू फॉलो द पैटर्न ऑफ गुड गवर्नेंस, नॉट द पैटर्न ऑफ घिसा पीटा गवर्नेंस। तो घिसा पीटा गवर्नेंस के पैटर्न पे नहीं चलेंगे, अब हम किस पैटर्न पे चलेंगे? गुड गवर्नेंस। और बताया कि कोई भी गवर्निंग प्रैक्टिस गुड गवर्निंग प्रैक्टिस में कब कन्वर्ट होगी, कोई भी शासनिक अभिक्रिया सुशासनिक अभिक्रिया में कब तब्दील होगी, कब परिवर्तित होगी। और उसके लिए विश्व बैंक ने कुल 8 पैरामीटर सजेस्ट किए, कुल 8
मापदंड सजेस्ट किए, 8 मापदंडों का सुझाव दिया। उन 8 मापदंडों के बारे में हम लोग समझेंगे। बट फिलहाल ये जान लीजिए कि विश्व बैंक ने अपनी पहली रिपोर्ट में क्या कहा, सुशासन की जरूरत पर बल देने की बात कही। समझ रहे मेरी बात? सुशासन की जरूरत पर बल दिया, सुशासन की जरूरत पर बल दिया। मतलब दुनिया भर को इस जानकारी से अवगत कराया कि हे दुनिया वालों, अब तुम्हें सुशासन की जरूरत है। शासन से बात नहीं बनेगी, क्योंकि अब दुनिया की चुनौतियां पहले से अलग हो गई हैं। पहले क्या था? अरे भाई, आमतौर पे देखो, ज़्यादातर देश, खास करके भारत जैसे देश, इन्हें केवल दो तीन चीज़ों की चिंता होती थी, और वो चिंता कहीं ना कहीं हमारी परंपराओं से भी जुड़ी हुई है। कहते हैं ना, जर जोरू जमीन। तो इसी टाइप का अगर हम वर्ल्ड पॉलिटिक्स के कंटेक्स्ट में बात करें, विश्व राजनीति के संदर्भ में, तो दुनिया वालों के सामने दो चीज़ों की चिंताएं रही है, खास करके भारत जैसे विकासशील देशों के सामने। पहला, हमारी संस्कृति। दूसरा, हमारी सरजमी, यानी हमारी सीमाओं के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। प्लस हमारी संस्कृति पे अगर आंच आ गई तो ठीक नहीं होगा। अब आम जनता अपनी सरकारों से भी यही चाहती थी, इसलिए सरकार जब वैश्विक व्यवहार के लिए आगे बढ़ती थी, तो इन्हीं नेशनल इंटरेस्ट को आधार बनाकर विश्व राजनीति में अपनी भूमिका निभाती थी। समझ रहे मेरी बात? अब अब आप क्या चाहते हैं कि हमारी संस्कृति को बढ़ावा दे? आप चाहते हैं कि सरकार दुनिया में जाए और हिंदी, बंगाली, मराठी, जो हमारी वर्नाकुलर लैंग्वेजेज हैं, इनको खूब प्रमोट करे? नहीं, आप खुद पश्चिमी रंग में तेजी से रंगते जा रहे हैं, पश्चिमी रंग में रंगते जा रहे हैं। थोड़े दिनों बाद आप देखेंगे, मास्टर भी क्लास में पढ़ाने आएंगे हाफ पैंट और टी शर्ट पहन के, और आपको कोई आपत्ति नहीं होगी क्योंकि आप उससे पहले इस परंपरा की शुरुआत कर चुके होंगे, और आपको लगेगा कि हाँ, ये जो टीचर है ये लाइक माइंडेड है, हम आधुनिक बच्चों को पढ़ाने के लायक है। हमारे जैसे आउटडेटेड हो चुके होंगे, ये तो पुराने दौर वाले हैं। ऐसी चीज़ें बदलती है। तो आज के दौर में आप देखेंगे, अमूमन विकासशील देशों के सामने अब सांस्कृतिक प्रसार इनके लिए कोई मुद्दा नहीं रहा। फिर भी आंशिक रूप से ये मुद्दा दिख जाता है, जिसे कई बार कुछ राजनीतिक दल कहते हैं ना, कि देखो भाई, ये जो मिशनरियां हैं हमारे ट्राइबल कम्युनिटीज़ के लोगों को बेवजह फंसाकर उलझाकर उनका धर्मांतरण करवा रही है। और राजनीतिक दलों या दबाव समूहों के इस मुद्दे पर जनता का एक बहुत बड़ा वर्ग उनका समर्थन करता हुआ दिखता है, तो साफ साफ दर्शाता है कि विकासशील देशों के अंदर संस्कृतियों के संरक्षण से संबंधित अवधारणा कितनी प्रबल रही है। नो डाउट पहले और भी अधिक प्रबल थी, लेकिन अब चूंकि भूमंडलीकरण के दौर में आ गए हैं, भौतिकतावाद हावी होते जा रहा है, तो ये सारी चीज़ें आप भूलते जा रहे हैं। अब जैसे देखिए, सामाजिक परंपराएं क्या कहती है, ग्रामीण परिवेश में जब आप जाएंगे, वहाँ लोग आपको बता देंगे कि देखो भाई, हम लोग खाट या चारपाई पर क्यों सोते हैं। इसके पीछे वजह है, आप किसी भी खाट पर बहुत मोटा ताजा मैट्रेस लगा हुआ नहीं देखेंगे, उस पर एक बिल्कुल पतला सा बिछावन लगा होगा। बिछावन समझ रहे हो? हाँ। नहीं भी समझ रहे होंगे तो गूगल कर लीजिएगा हाँ। अब लोग क्या लॉजिक देंगे गांव वाले, कि अगर इस पे सोओगे तो शरीर का जो एक्वा प्रेशर है वो बना रहेगा, आपकी धमनियों में रक्त का संचार नियमित रहेगा। और जब तार्किक रूप से आप देखेंगे तो लगेगा नहीं, बात तो भाई सही है, बात तो सही है। अब पता चला कि बिजली बत्ती गाँव में भी पहुंच गई। लोग ये भी एग्जाम्पल देंगे, बिछावन हटा दो, खाट पे सो जाओ। मतलब समझ लो कि ऑल डायरेक्शन एयर कंडीशनर की भूमिका निभाएगा, नीचे से भी हवा आएगी, ऊपर से भी अब बताओ, गांव गांव तक बिजली पहुंच गई ना, सोशल मीडिया पहुंच गई। अब गांव में भी बच्चे एक एक बजे रात तक ट्विटर पे, इंस्टा पे न सिर्फ रील देख रहे हैं, बल्कि रील बना भी रहे हैं, और अपने अपने अंदाज में रील बना रहे हैं। अब कईयों को लगा कि हम वायरल नहीं हो रहे हैं, तो गाली गलौज पे ही उतर गए बट एक्टिव हैं, ये मानना पड़ेगा। चीज़ें बदली हैं, बदली है ना, चीज़ें बदली हैं। अब बदलते समय में बताइए, आपको लगता है ये जनरेशन आपकी पुरानी संस्कृतियों को उसी रूप में बनाए रखना चाहेगी? नहीं।
इसीलिए अब विकासशील देशों की प्राथमिकताएं भी बदल गई। अब विकासशील देश अपनी सरकारों को इस आधार पर समर्थन करते हैं कि बताओ, अपने टेन्योर में 5 साल के कार्यकाल में इंडस्ट्रियलाइजेशन की क्या स्थिति होगी, देश की रोजगार की क्या स्थिति होगी। ग्रामीण परिवारों में चले जाइए, कईयों के 50-50 बीघे, 40-40 बीघे जमीन पड़ती रहती है। ऐसा नहीं वो फर्टाइल है, लेकिन कोई खेती कराने वाला नहीं है, क्योंकि कोई खेती करना नहीं चाहता। वजह, अब हमारा समाज कृषि मूलक समाज नहीं रहा। तो बदलते समय के साथ सरकारों को अपनी गतिविधियों में भी परिवर्तन लाना होगा, अपनी कार्य प्रणाली में भी परिवर्तन लाना होगा। फिर ये बात, हाँ। अब देखिए, तो इसमें बताया गया विश्व बैंक के द्वारा कि भैया, अगर बदलते परिप्रेक्ष्य में शासन की प्रासंगिकता को बनाए रखना चाहते हैं, तो अब महज शासन से काम नहीं चलेगा। अब हमें क्या करना पड़ेगा? सुशासन की राह अपनानी पड़ेगी। और इसी को दूसरी रिपोर्ट में 1992 में गवर्नेंस एंड डेवलपमेंट, अभिशासन व विकास या शासन व विकास कह लीजिए, शासन व विकास, इस रिपोर्ट में विश्व बैंक ने खुलकर कहा कि हर देश को राजनैतिक स्तर पे, है ना, राजनैतिक स्तर पर, कानूनी स्तर पर, न्यायिक स्तर पर, न्यायिक स्तर पर, प्रशासनिक स्तर पर आमूल चूल परिवर्तन लाना होगा। समझ रहे मेरी बात? आमूल चूल परिवर्तन लाना होगा। और फिर इसी आधार पर विश्व बैंक कहता है, यदि किसी शासन व्यवस्था के अंदर कुल 8 वैश्विक मानक उपलब्ध हों, मौजूद हो, तो समझ जाइएगा कि वह शासन व्यवस्था सुशासन व्यवस्था है। कैसी व्यवस्था है? शासन व्यवस्था। ईमानदारी से बताइए, यहाँ तक एक एक चीज क्लियर है? ठीक, आगे बढ़ूं? सुशासन, अंग्रेजी में इसको बोलते हैं, हाँ, गुड गवर्नेंस, गुड गवर्नेंस। अगर किसी शासन में 8 विशिष्ट मानक उपलब्ध हो, तो उस शासन को हम किस नाम से संबोधित करेंगे? सुशासन। अब प्रश्न उठता है कि वे 8 विशिष्ट मानक कौन कौन से हैं? पहला, जन सहभागिता, यानी जन भागीदारी। कोशिश करिए साथ में इसकी अंग्रेजी भी लिख लीजिए, अगर आपको आपत्ति ना हो तो, इससे बेहतर क्लैरिटी आएगी। पीपल्स पार्टिसिपेशन, जन भागीदारी या जन सहभागिता। अगर गवर्नेंस में जन सहभागिता दिखे तो समझ लीजिए कि उसकी सुई किधर झुकी हुई है? गुड गवर्नेंस की तरफ, सुशासन की तरफ। हाँ, जन सहभागिता। दूसरा है विधि का शासन, विधि का शासन, अंग्रेजी में लिखते हैं इसको रूल ऑफ लॉ। आपको पढ़ाया हूं ना, लिखवाया भी हूँ रूल ऑफ लॉ के बारे में, ठीक है। तीसरा क्या है?
ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता, 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 है ना। तो जन सहभागिता, विधि का शासन, पारदर्शिता, अनुक्रियाशीलता, रिस्पॉन्सिवनेस, क्या बोलेंगे, रिस्पॉन्सिवनेस, अनुक्रियाशीलता, रिस्पॉन्सिवनेस। कितने हो गए, एक दो तीन चार। सहमति मूलकता, सहमति मूलकता, अंग्रेजी में कहते हैं कंसेंसस ओरिएंटेड, कंसेंसस ओरिएंटेड, सहमति मूलकता। अभी इन सब का हम लोग निर्वचन करेंगे, व्याख्या करेंगे, है ना। हाँ, बट ये नाम आपको याद रहने चाहिए, क्योंकि अगर सुशासन को परिभाषित करना होगा तो आपको इनका समर्थन लेना होगा। समानता एवं समावेशिता, समानता एवं समावेशिता, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं इक्विटी एंड इंक्लूसिविटी, इक्विटी एंड इंक्लूसिविटी, है ना, इक्विटी एंड इंक्लूसिविटी, समानता एवं समावेशिता। प्रभाविकता, एवं दक्षता, इफेक्टिवनेस एंड एफिकेसी या एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी। कितने हो गए, तो आठवां भी लिख लीजिए, अकाउंटेबिलिटी, उत्तरदायित्व, उत्तरदायित्व, अकाउंटेबिलिटी। समझ रहे हैं मेरी बात। तो अगर किसी भी गवर्निंग डोमेन में, किसी भी शासन के क्षेत्र में अगर ये आठों मानक व्याप्त हो, तो बताइए वैसे शासन को आप क्या बोलेंगे, सुशासन, सुशासन, गुड गवर्नेंस। यहां तक की बात क्लियर। हाँ, लेकिन थोड़ा सा एक दो बार आप रिवीजन करेंगे तो ये सारे नाम आपको याद होंगे, और ये याद करना पड़ेगा। अब एक एक करके जरा हम लोग समझने का प्रयत्न करते हैं कि जन सहभागिता का वास्तव में मतलब क्या है। समझ रहे मेरी बात। आप देखिए, आपको मालूम होगा कि शुरुआत में गवर्नेंस से रिलेटेड की कॉन्सेप्ट्स पढ़ाते समय मैंने आपको पढ़ाया होगा कि भाई सरकारें किस तरीके से काम करती है, या सरकारों को किस तरीके से काम करना चाहिए। याद है, आगत और निर्गत की संकल्पना पे बात हुई थी, राजनैतिक सामाजिक पर्यावरण पे बात हुई थी। हाँ, एक राजनैतिक सामाजिक पर्यावरण के भीतर राजनैतिक प्रणाली के समक्ष कुछ इनपुट्स इंट्रोड्यूस किए जाते हैं, कुछ आगत प्रस्तुत किए जाते हैं, इस अपेक्षा के साथ कि उन आगतों पर उचित निर्णय लेते हुए शासन प्रणाली या राजनैतिक व्यवस्था निर्गत का निर्माण करेगी, निर्गत का सृजन करेगी,
है ना। और फिर उस निर्गत पे क्या होता है, आम जनमानस अपना उस निर्गत का रिव्यू करता है और अपनी फीडबैक देता है, और फीडबैक से गवर्निंग सिस्टम को या गवर्नमेंट को फिर से परिचित कराया जाता है। यही होता है ना। हाँ, अगर भाई इनपुट आउटपुट रिलेशन संतुलित तरीके से चल रहा है तब तो कोई समस्या नहीं है। लेकिन ध्यान रखिएगा, आगत निर्गत संबंध यदि संतुलित है तो इसका मतलब ये हुआ कि शासन में जन सहभागिता है। जन सहभागिता है। लेकिन अगर आगत व निर्गत के मध्य संतुलन गड़बड़ हुआ, संतुलन गड़बड़ हुआ तो समझ लीजिए कि इसे हम जन सहभागिता नहीं कहेंगे। एक एग्जाम्पल के माध्यम से मैं आपको समझा रहा हूं, देखिए। यह है पॉलिटिकल सिस्टम। सामान्य भाषा में कह लो, शासन संचालन का दायित्व निर्वहन करने वाली संस्था, जिसे क्या बोलोगे, सरकार। सरकार। सरकार एक सामाजिक पर्यावरण के भीतर काम कर रही है, सामाजिक राजनैतिक पर्यावरण। गुड। सामाजिक राजनीतिक पर्यावरण, सरकार के अलावे इस सामाजिक राजनीतिक पर्यावरण में कौन है? अरे भाई, लोग हैं, लोगों की संस्थाएं हैं, है ना। बिल्कुल, ये सब लोग हैं। अब चाहे किसी भी माध्यम से, डायरेक्ट लोगों के माध्यम से, लोगों की संस्थाओं के माध्यम से, या किसी अन्य माध्यम से, सरकार के पास क्या जाता है? इनपुट जाता है, बिल्कुल। आगत जाता है। और इसी आगत की बुनियाद पे सरकार क्या करती है? हाँ, निर्गत पैदा करती है। तो आगत और निर्गत देख रहे हैं, इसी सामाजिक राजनीतिक पर्यावरण के बीच रिएक्शन कर रहे हैं, अभिक्रिया कर रहे हैं। ठीक। थोड़ी देर के लिए मान लो सरकार को आगत से कोई मतलब नहीं, सरकार अपनी इच्छा से निर्गत जनरेट कर रही है। सरकार अपनी इच्छा से निर्गत का निर्माण कर रही है, आउटपुट जनरेट कर रही है। और ध्यान रखें, यह भी हो सकता है कि सरकार जो ये निर्गत, यानी सरकार जो फैसले ले रही है, सरकार के ये फैसले जनहित में हो, जनहित में हो। सरकार के ये फैसले पुरुषों और स्त्रियों दोनों के हित में हो। संभव है सरकार के ये फैसले वंचितों का विशेष ख्याल रखे, वंचितों का विशेष ध्यान रखे। बावजूद इसके, बावजूद इसके ये सरकार लोक आकांक्षाओं पर ध्यान नहीं दे रही है। यानी लोगों के द्वारा प्रस्तुत किए गए या तो आगत पे ध्यान नहीं दे रही है, या फिर लोग आगत प्रस्तुत ही नहीं कर रहे हैं। सरकार सब ठीक ठाक कर रही है, लेकिन लोगों की तरफ से आगत जनरेट, तो जन सहभागिता नहीं है। ये सुशासन का लक्षण नहीं है। मेरी बात समझे, समझे? हाँ। तो देखिए, ये बात मैं आपको इसलिए बताया कि महज सरकार के द्वारा नियमित तौर पे, संगठित तौर पर किए जाने वाले क्रियाकलाप ही जन भागीदारी के उदाहरण नहीं होंगे। जन भागीदारी का सीधा मतलब है कि जनता
प्रत्यक्षतः या परोक्षतः सरकार के कानों तक अपनी बातें पहुंचा सके, सरकार के द्वारा लिए गए फैसलों की समीक्षा कर सके, समीक्षा करते समय अगर पक्ष में बोलने लायक हुआ तो पक्ष में बोल सके, विपक्ष में बोलने लायक हुआ तो विपक्ष में बोल सके। ये सब कब संभव है? ये सब तब संभव है जब, लाल पेन से लिखा हुआ दिख रहा है? हाँ, ये तब संभव होगा जब जनता शिक्षित व जागरूक हो। पहली बात, शिक्षित व जागरूक हो। दूसरा, देश के अंदर संवैधानिक नैतिकता को सामाजिक नैतिकता पर वरीयता दिया जाता हो। संवैधानिक नैतिकता को सामाजिक नैतिकता पर वरीयता दिया जाता हो। यह तब संभव है जब देश में लोगों को संघ अथवा संगठन बनाने की आज़ादी हो। तभी तो संगठन के माध्यम से आप सरकार तक दबाव बना सकते हैं और सरकार को आपकी बातों को सुनना होगा, और सुनने की सरकार सुनकर कार्य करेगी। इसका मतलब कि सरकार जन सहभागिता का ख्याल, आपको नहीं लगता है कि एक सोशियो पॉलिटिको ऐसा इकोसिस्टम डेवलप करना होगा जहां जनता की बातों को सरकार सुन सके, है ना? तो आप कह सकते हैं कि संघ अथवा संगठन बनाने की आज़ादी हो, और क्या हो सकता बताइए? आपको नहीं लगता? निष्पक्ष व तार्किक मीडिया हो, गोदी मीडिया ना हो। हाँ, निष्पक्ष व तार्किक मीडिया हो, और क्या हो सकता है? लोगों को वाक व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार हो। बताइए, अगर ये सब कुछ है तो जन सहभागिता हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? लिख लीजिए कि आगे ना लिखवाऊं तो भी बात बन जाए। आप लोगों के लिखवाने के चक्कर में मुझे अपनी क्लासेस 3 दिन और आगे एक्सटेंड करनी पड़ी। मैं सोचा था कि 27 तक ख़त्म कर दूंगा, लेकिन अब आपको 30 तक मुझे झेलना पड़ेगा। झेलने को तैयार हैं तो ठीक है, झेल जाएंगे। ठीक है। अब बताइए, जन सहभागिता के लिए ये सारे पक्ष आवश्यक हैं, ये सारे पक्ष। अब अगर इसको इलाबोरेट करना चाहें तो आपको नहीं लगता कि 200-250 शब्दों में आराम से लिख सकते हैं, खूब मज़े से? हाँ। अब मैं अगले पैरामीटर्स पे चलूं। नेक्स्ट पैरामीटर्स। अच्छा, ध्यान रखना, अगर मैं किसी एक ही तत्व की चर्चा करूं और बोलूं कि इस पैरामीटर्स पे बात करते हैं, तो आप ये मत समझिएगा कि सर की अंग्रेजी हिली हुई है। पैरामीटर्स इसी फॉर्म में इस्तेमाल होता है, सिंगुलर और प्लूरल दोनों। जैसे हेड क्वार्टर्स, है ना? हाँ, ये कुछ स्टूडेंट्स के दिमाग में ये सब भी समीक्षा चलती है। चलो जी, ये हमने समझ लिया जन सहभागिता का मतलब क्या है। अब जरा सोचिए, इन चीज़ों का जब ध्यान रखा जाएगा तो आपको नहीं लगता कि सरकार
जब कोई भी शासनिक निर्णय लेगी तो जनता से जुड़े हुए विभिन्न संगठनों की बातों को ध्यान में रखेगी, और जब उनकी बातों को ध्यान में रखेगी तो उनके हितों के साथ क्या कर पाएगी? न्याय कर पाएगी। अभी 45 मिनट के बाद छुट्टी दे दूंगा, जम के बातें करिएगा। ये मंच ऐसा है कि यहाँ से सब कुछ साफ साफ दिखता है। वो अलग बात है कि हमारी अदब ऐसी है कि हम उसे इग्नोर कर देते हैं। अदब समझ रहे हैं? नहीं, संस्कार वगैरह नहीं, कोई ये कुछ ज्यादा हो गया। एक तरह से कह लीजिए शालीनता। शालीनता। तो खैर थोड़ी मोड़ी बातचीत तो चलता है कभी कभी, इमरजेंसी हो तो। हाँ, लेकिन ये क्लास में बैठे बैठे झपकी मारना, ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। और मैं देखता हूँ कुछ लोगों को, अभी आप यूथ हैं, एक्टिव रहिए। देश की सुरक्षा, देश के शासन, इन सब का दारोमदार आपके कंधों पर आना है। और पता चला कि अभी से लचर पचर स्थिति हो गई, झपकी मार रहे हैं। हाँ, अच्छा, ये कह रहे हैं कि जब सेलेक्ट हो जाएंगे तो हम एक्टिव हो जाएंगे, अभी कोई बहुत ज़रूरत नहीं है। कोई बात नहीं। चलिए, अब आते हैं हम लोग विधि का शासन। विधि का शासन दूसरा पैरामीटर है ना, विधि का शासन। इसके बाद होलिस्टिक रूप से आपको मैं ज़्यादा नहीं, 400 से 500 शब्दों में इन सब के बारे में लिखवा दूंगा एक साथ, या फिर जब क्वेश्चन दूंगा तो उसके आंसर के रूप में आप लिख पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। फिर भी हाँ, लिखवा देंगे, चिंता ना करो। विधि का शासन। बताओ जी बच्चे, तुम बताओ, आगे बैठी हो, विधि का शासन क्या है? हाँ, अच्छा, विधि के शासन का जवाब ये दे रही है कि सर मैं दूसरे क्लास से हूँ, गलती से बैठ गई। आप बताओ जी, विधि का शासन क्या है? हाँ, मतलब एक ऐसा वैधानिक ढांचा हो जो सभी के लिए एक जैसा हो, यही ना? हाँ, और क्या है? तुम बताओ बच्चे, और क्या है? देखो, सैद्धांतिक तौर पे इसे बहुत जानने की जरूरत नहीं है, वैसे मैं बोल दे रहा हूँ। सैद्धांतिक रूप से विधि के शासन की संकल्पना 3 सिद्धांतों पर टिकी हुई है। और ये तीनों सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किए गए? एक ब्रितानी विधि शास्त्री हुआ करता था, एवी डायसी, है ना, एवी डायसी। तो उसने इंग्लैंड की राजनीतिक व्यवस्था के परिप्रेक्ष्य में विधि के शासन की संकल्पना का प्रतिपादन किया और कहा कि इसके 3 सिद्धांतों में पहला सिद्धांत है, किसी भी व्यक्ति को शारीरिक अथवा आर्थिक व भौतिक रूप से तब तक दंडित नहीं किया जाएगा जब उसके खिलाफ गुनाह प्रमाणित न हो जाए। और गुनाह का प्रमाणित किया जाना ये चौक चौराहे पर सुनिश्चित नहीं होगा, बल्कि कानून की सामान्य अदालतों में सामान्य अदालतीय प्रक्रिया का अनुसरण करते हुए। यानी आपको पकड़ा गया तो आप अपना पक्ष रखने के लिए विधिक अधिकारी रख सकते हैं, मतलब वकील रख सकते हैं। आपको सुना जाएगा, प्रॉपर जो कोर्ट की प्रक्रिया होगी उस प्रक्रिया का अनुसरण किया जाएगा, और जब ट्रायल कंप्लीट हो जाएगा तब निर्णय होगा कि आप दोषी हैं या नहीं। समझ रहे हैं मेरी बात? अब पता चला कि मीडिया में सारे न्यूज़पेपर वालों ने निकाल दिया, सारे ये यूट्यूबर्स अनाप शनाप बकने लगे। किसी ने गोली मारी सुबह 5:40 पे, फला ढिमका। बगल के पड़ोसी ने बताया कि एक दिन पहले पड़ोसी के घर से ये कट्टा लेकर आया था। ये अनाप शनाप अब मीडिया में चल रहा है केवल, कोई सर पाँव नहीं है। और अगले दिन पता चला पुलिस ने ठोक दी, एनकाउंटर, जनता खुश। ये देखो, ये होता है फैसला ऑन द स्पॉट। जबकि आप नहीं समझते हैं कि ये संविधान की आत्मा को बिल्कुल, हाँ, छलनी कर देने वाला ये फैसला होता है। ये आमतौर पे जो लंपट टाइप के लोग होते हैं उनको इस तरह के फैसले बहुत पसंद आते हैं। जो सुलझा हुआ, पढ़ा लिखा, कानून का जानकार, संविधान का थोड़ा मोड़ा ज्ञान रख रहा है, वो इस तरह की परंपरा और इस तरह की व्यवस्था को कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। समझ रहे हैं मेरी बात? हम्म।
जैसे आप देखते होंगे हमारे देश में कुछ वर्षों से कुछ राज्यों में बुलडोजर संस्कृति बहुत तेजी से विकसित हुई है। हाँ, इसको बुलडोजर संस्कृति कहा गया। आपको नहीं लगता कि ये संस्कृति संविधान के मूल्यों के प्रतिकूल है? हाँ, मूल्यों के प्रतिकूल है। ऐसे तो किसी पर भी कोई भी आपसी रंजिश से या विद्वेष की भावना से मीडिया के माध्यम से आरोप लगवा दिया, जन जन भावनाओं को उकसा दिया और फिर फैसला सड़क चौराहे पर कर डाला, बुलडोजर चला के। या कोई और भी मैंने बोला ना कि विधि के शासन का पहला सिद्धांत क्या है, ध्यान रखिएगा। उसमें मैं बोला जानबूझ के कि शारीरिक व भौतिक, ये लिखा हुआ है, लेकिन आप ठीक से समझ सके इसीलिए पहले मैं आर्थिक बोला। यानी किसी को ना तो आप अर्थदंड या शारीरिक दंड तब तक नहीं दे सकते जब तक उसके खिलाफ दोष सिद्ध ना हो जाए। और दोष सिद्धि कहाँ हो? हाँ, कानून की सामान्य अदालतों में। वो भी कैसे? हाँ, सामान्य अदालतीय अथवा न्यायिक प्रक्रिया का अनुसरण करते हुए। ये विधि के शासन का पहला आधार है। जिस देश में ये नहीं होगा, लाख माथा पटकते रहिए, सुशासन स्थापित नहीं कर सकेंगे। दूसरा सिद्धांत, कानून की नज़र में सभी एक समान होंगे, चाहे आप अरबपति हो चाहे आप सड़कपति हो। कानून सबको एक समान मानता है और सबके साथ एक जैसा व्यवहार करेगा। समझ रहे मेरी बात? तो कई जो थोड़े से होते हैं, अब क्या ही बोले, उसके लिए शब्द मैं नहीं चुनना चाहता, मेरे दिमाग में है, लेकिन बोलना नहीं चाहता। वो बेसिकली वो बेसिकली अक्सर देखेंगे, कहेंगे कानून सभी के लिए समान है। ये शादी विवाह वाले कानून सभी के लिए समान क्यों नहीं है? समान नागरिक संहिता लाने में क्या समस्या है? अब वो वैसे लोगों को, जाहिर सी बात है, वो घंटे 2 घंटे में नहीं समझ सकते। उनको आराम से इत्मीनान से समझाने की ज़रूरत होती है। हाँ, लेकिन मैं जानता हूँ कि 6-7 घंटे ठीक से समझाएं तो वो भी समझ जाएंगे, क्योंकि करत करत अभ्यास से हाँ, तो जड़ों को भी समझाया जा सकता है। अब दिक्कत ये कि हमारे यहाँ चीज़ों को जानने के लिए तह तक नहीं जाते और तुरंत उस पर प्रोपेगेंडा शुरू हो जाएगा, अलग तरह का एजेंडा मैनेजमेंट शुरू हो जाएगा, इवेंट मैनेजमेंट शुरू हो जाएगा, और चीज़ों को जनता के मानसिक पटल पे इस तरीके से परोस दिया जाएगा कि झूठ ही सच लगने लगेगा और मानो सच से नफरत होने लगेगी। जो वास्तव में सच है उससे आपको नफरत होने लगेगी। ये एक बहुत बड़ी बौद्धिक साजिश होती है, और इसको अन्यथा मत लीजिएगा। दुनिया में जब भी राइट विंग उभार लिया है, राइट विंग, तार्किकता के साथ हमेशा खिलवाड़ हुआ है। अब आगे मैं कुछ नहीं बोलूंगा, नहीं तो चीज़ें विवादों की तरफ चली जाएंगी। हाँ, अब ये माइक है कि आसानी से बंद नहीं होता। नहीं, जब मेरे पास हाथ वाला माइक होता है तो हम इन मुद्दों पर भी क्लास में चर्चा करते हैं। टर्म्स एंड कंडीशन ये होती है कि माइक ऑफ कर देते हैं। अब इसको क्या करें ऑफ? अरे छोड़िए, क्या बकवास कर रहे हैं। अरे कोई नहीं, मैं तो ऐसे ही बोला। चलो टॉपिक पे आ जाते हैं। कूल 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 कूल। देखो जी, सिलेबस तो आप पढ़ो ही, लेकिन सिलेबस की बुनियाद पर बहुत सारी तार्किक धारणाएं हैं जिन पर आपको फोकस करना चाहिए। अरे नहीं नहीं, ये क्या कर रहे हैं आप भी इनके चक्कर में पड़ गए? हाँ, नहीं, इधर आइए। विधि का शासन, पहला सिद्धांत आपने पढ़ लिया। दूसरा सिद्धांत क्या है? यही, कानून की नजर में सभी एक समान है। अब देखो, कानून की नजर में सभी एक समान है, ये तो बड़ी छोटी सी बात हुई। दूसरे सिद्धांत का सीधा सीधा निहितार्थ है कि शासक चाहे कोई भी हो, शासन सदैव कानून का होगा। इसलिए अगर कानून के दायरे में रहते हुए शासन संचालन का दायित्व आपको सौंपा गया है, तो आप इस मर्यादा को ना भूलें कि आप राजा नहीं हैं। आप क्या हैं? अरे सेवक हो या ना हो, जनता के प्रतिनिधि हैं, और जनता द्वारा परोसे गए, सौंपे गए दायित्वों के निर्वहन के लिए आपको यहाँ बैठाया गया है, नौटंकीबाजी करने के लिए नहीं।
इधर उधर दिमाग मत दौड़ाइए, समझ रहे मेरी बात? हाँ। राजशाही में क्या होता है, देखिए, राजशाही और लोकशाही दोनों एक दूसरे की प्रतिद्वंदी विचारधाराएं हैं। राजशाही से मेरा तात्पर्य निरंकुश राजशाही, इंग्लैंड वाली संवैधानिक राजशाही नहीं, निरंकुश राजशाही। तो निरंकुश राजशाही में शासक जो होगा यानी राजा, शासन भी उसी का होगा, उसे कानून के अनुसार शासन करने की जरूरत नहीं है। आप कहेंगे नहीं, ये संतरी मंत्री किस लिए होते हैं? अरे संतरी मंत्री, उसकी इच्छा हुई तो संतरियों मंत्रियों की बातें मानेगा, नहीं डांट देगा, चुप बैठ, कुछ नहीं बोलेंगे वो। ये निरंकुश राजशाही की विशेषता है। क्या यही परंपरा आप लोकशाही में कभी देखना चाहेंगे? अगर लोकशाही में यही परंपरा अपनाई जा रही हो, समझ लो विधि के शासन की संकल्पना के साथ न्याय नहीं हो रहा है। हमारे काम लायक विधि के शासन की यही दो संकल्पनाएं हैं। तीसरी संकल्पना हमने हूबहू उसी रूप में नहीं अपनाया जिस रूप में एविडाइसी ने कहा था। वो क्या कहा था कि देश का संविधान साधारण विधियों का नतीजा है। अब इंग्लैंड में अलिखित संवैधानिक योजना है। अलिखित संवैधानिक योजना जहां भी होती है, साधारण विधि और संवैधानिक विधि में कोई अंतर नहीं होता। वहां संसद जो भी काम करेगी स्वतः संविधान का अभिन्न हिस्सा बन जाएगा। यानी सारे साधारण कानून अपने आप में संवैधानिक कानून हैं। इसीलिए तो ब्रिटेन में संसदीय संप्रभुता की अवधारणा है, हमारे यहाँ वो अवधारणा नहीं है। समझ रहे मेरी बात? एक विचारक है, नाम सुना होगा, एडवर्ड कॉक। हाँ, वो ब्रिटेन की संसद की महिमा मंडल करते हुए यहाँ तक कह डालता है कि ब्रितानी संसद इतनी शक्तिशाली है, इतनी शक्तिशाली है कि प्राकृतिक रूप से संभव हर एक काम कर सकती है सिवाय स्त्री को पुरुष और पुरुष को स्त्री बनाने के। शुक्र है कि वो आधुनिक दौर का नहीं, अन्यथा ये भी नहीं बोलता। समझ रहे मेरी बात? तो देखो जी, विधि के शासन का सीधा निहितार्थ, जहां विधि का शासन होगा, जहां भी विधि का शासन होगा, एक बात ध्यान रखिएगा, एक संगठित, तार्किक तथा न्यायशील कानूनी व्यवस्था होगी। कानूनी व्यवस्था या कानूनी ढांचा होगा। एक संगठित, तार्किक तथा न्यायशील कानूनी ढांचा होगा। दूसरी बात, जहां भी विधि का शासन होगा, क्या ध्यान रखिएगा, उदार लोकतांत्रिक मूल्यों को सुरक्षा प्राप्त होगी तथा नागरिकों के अधिकार भी संरक्षित रहेंगे। नागरिकों के अधिकार, और वैश्विक स्तर पे हम नागरिक अधिकारों के उभयनिष्ठ रूप की बात करें तो निसंदेह हम मानवाधिकार के रूप में उनकी प्रस्तुति कर सकते हैं। ठीक है, जहां भी विधि के शासन की संकल्पना होगी वहां आपको क्या दिखेगा? मानवाधिकारों की रक्षा, मानवाधिकारों की रक्षा। तो तार्किक कानूनी ढांचा प्लस मानवाधिकारों की रक्षा। और क्या होगा विधि के शासन का प्रतिफल? सरकार का स्वरूप कल्याणकारी होगा। समझ रहे मेरी बात? सरकार का स्वरूप कल्याणकारी होगा, कल्याणकारी होगा। अच्छा, मानवाधिकार से आप क्या समझते हैं? देखो जी, मानवाधिकार बेसिकली ये सर्वोच्च नैतिक अधिकार माने जाते हैं। समझ रहे मेरी बात? सर्वोच्च नैतिक अधिकार। और ये कहा जाता है इनके अभाव में कोई भी व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति गौरवपूर्ण तरीके से जीवन नहीं जी सकता, है ना? मतलब अगर आपको डिग्निफाइड लाइफ जीना है, डिग्निफाइड लाइफ, इसके लिए क्या जरूरी है? मानवाधिकार, मानवाधिकार।
तो मानवाधिकारों के बारे में वैश्विक स्तर पे औपचारिक रूप से पहली बार 10 दिसंबर 1948 ईस्वी को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार घोषणा पत्र के माध्यम से बताया गया। यानी संयुक्त राष्ट्र ने मानवाधिकारों पर एक घोषणा पत्र जारी किया। कब जारी किया? हाँ, 1948 में, 10 दिसंबर 1948 में। और इसमें संयुक्त राष्ट्र ने कुल 30 अधिकारों की लिस्ट जारी की और कहा कि हम दुनिया के देशों से यह अपेक्षा करते हैं कि वे अपनी संवैधानिक योजनाओं में इन अधिकारों को जगह दें। अगर संवैधानिक योजनाओं में ना भी दे पाए तो कम से कम राजनैतिक व्यवस्था में इन अधिकारों को जगह दिया जाना चाहिए, क्योंकि ये वो अधिकार हैं जो किसी भी व्यक्ति को गरिमामय जीवन जीने की परिस्थितियां प्रदान करते हैं। ये सर्वोच्च नैतिक अधिकार है, इनसे किसी को वंचित नहीं किया जाना चाहिए। क्लियर है ये बात? अब सवाल ये उठता है कि ये जो मानवाधिकार हैं, इनकी संकल्पना कैसे विकसित हुई? थोड़ा इसके बारे में समझ लीजिए, क्योंकि आमतौर पे गवर्नेंस का संबंध जब अधिकारों से जोड़ा जाएगा तो संभव है मानवाधिकार से जोड़कर सवाल पूछा जा सकता है। मानवाधिकार, मानवाधिकारों को समझने के लिए आपको थोड़ा सा एक और अधिकार के बारे में समझना होगा, जिसका नाम है प्राकृतिक अधिकार। क्या बोलते हैं? प्राकृतिक अधिकार। प्राकृतिक अधिकार, प्राकृतिक अधिकार। आपने जॉन लॉक का नाम सुना है? हाँ, उदारवाद का जनक माना जाता है जॉन लॉक को। तो जॉन लॉक ने ही प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत दिया था। जॉन लॉक ने कौन सा सिद्धांत दिया था? प्राकृतिक अधिकारों का। और वो कहा कि इंसानों को कुछ ऐसे अधिकार प्राप्त हैं जो प्रकृति ने उन्हें दिया है, जो ईश्वर ने उन्हें दिया है, और उन अधिकारों से हम किसी भी व्यक्ति को वंचित नहीं कर सकते। अब सवाल ये उठता है कि प्रकृति ने दिया, प्रकृति ने दिया मतलब राज्य या राज्य की संस्थाओं ने नहीं दिया। देखिए, यहां पर राज्य का गठन हुआ, और राज्य का गठन होने के बाद अब राज्य की अवस्था में सभी जी रहे हैं, सरकार, सरकार की संस्थाएं वगैरह वगैरह। लेकिन इमेजिन करिए जब राज्य का गठन ही नहीं हुआ होगा, इस अवस्था को आप क्या बोलेंगे? राज्य पूर्व अवस्था बोलेंगे कि नहीं? राज्य पूर्व अवस्था। और इस अवस्था को, दाहिने साइड वाली को, क्या बोलेंगे? राज्य की अवस्था। राज्य की अवस्था। आप ही बताएं, राज्य की अवस्था में आपको सरकार, सरकार की संस्थाएं, शासन प्रणाली, नागरिक समाज, ये सब आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन राज्य से पहले की अवस्था में कुछ नहीं। ना तो न्यायपालिका है, ना ही विधायिका है, ना ही कार्यपालिका है, ना ही संघ लोक सेवा आयोग है, कुछ नहीं है। ना ही सिविल सर्विसेज की परीक्षा हो रही है, कुछ भी नहीं। इस अवस्था को बोला गया प्राकृतिक अवस्था, कोरा कागज, प्राकृतिक अवस्था। आप सोचिए, जब आप पढ़ना लिखना नहीं शुरू किए थे तब आपका मस्तिष्क पढ़ाई लिखाई के लिहाज से प्राकृतिक अवस्था में था, अपने ओरिजिनल फेज में, नेचुरल स्टेज में। आपने क्या किया? उसे डाइल्यूट कर दिया पढ़ लिख कर। ठीक है, तो राज्य पूर्व अवस्था को बोला जाता है प्राकृतिक अवस्था। ध्यान दीजिएगा, जॉन लॉक कहता है कि भाई लोगों का जीवन तो इस प्राकृतिक अवस्था में भी था ना, जब राज्य नहीं था तब भी लोग तो जी ही रहे थे। तो कहता है कि इस प्राकृतिक अवस्था के जो मनुष्य हैं, इन मनुष्यों के पास भी कुछ अधिकार थे। प्राकृतिक अवस्था के मनुष्यों के पास भी कुछ अधिकार थे। तो प्राकृतिक अवस्था के मनुष्यों के पास जो अधिकार थे
उन अधिकारों को किस नाम से जाना जाएगा? कह सकते हैं ना प्राकृतिक अधिकार। इन्हीं अधिकारों को नाम दिया गया प्राकृतिक अधिकार। अब सवाल ये उठता है, जरा खुल के बताइए ये कौन कौन से अधिकार थे। तो जॉन लॉक बताता है, कहता है कि इन अधिकारों की लिस्ट में कुल 3 अधिकार आते हैं। जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, संपदा का अधिकार यानी संपत्ति का अधिकार। संपदा का अधिकार, ये बात समझ में आ रही है? यही 3 अधिकार। जॉन लॉक कहता है कि ये तीनों कौन से अधिकार हैं? प्राकृतिक अधिकार। प्राकृतिक अधिकार। अब बताइए, क्या प्राकृतिक अधिकारों की प्राप्ति राज्य से हुई है? राज्य ने हमें दिया है अधिकार? न्यायपालिका, विधायिका, कार्यपालिका ने दिया है? नहीं। ये तब से हमें है, हमें मिले हुए हैं जब राज्य का अस्तित्व भी नहीं था। प्राकृतिक अवस्था से ही हमें ये तीनों अधिकार मिले हुए हैं, इसलिए इन तीनों अधिकारों का नाम क्या होगा? प्राकृतिक अधिकार। अब कोई पूछे कि क्यों मिले हुए हैं, तो जवाब है प्रकृति ने ही दिया है। प्रकृति का क्या मतलब है? तो बोलेंगे अगर तुम ईश्वर जैसे शब्द में यकीन रखते हो तो मान लेना ईश्वर ने दिया है। तो इसका मतलब कि प्राकृतिक अधिकारों की जो अवधारणा है थोड़ी मोड़ी इसमें रहस्यात्मकता है कि नहीं? ईश्वर ने अधिकार दिया, किधर है भैया ईश्वर? तो कोई बोल दिया कड़कड़ में है। देखना शुरू कर दिया, किधर है? यही रहस्यात्मकता है। समझ रहे हैं मेरी बात? खैर, जो भी हो, इतनी बात समझ में आ रही है। इंसान होने के नाते जन्म से ही, जन्मजात रूप से ही आपको ये 3 अधिकार मिले हुए हैं। अब ये उदारवादियों का मानना है, जरूरी नहीं कि साम्यवादी भी इसे माने या दूसरे भी माने, लेकिन इसे मानने में हमें भी आसानी होती है, अच्छा लगता है कि नहीं? बात तो ठीक है, कम से कम जीवन का अधिकार। अब मान लीजिए आप भारतीय हैं और सपोज चीन के साथ आपके संबंध उतने अच्छे नहीं हैं और आप चीन में चले गए, तो भाई चीन के अंदर भी आपके जीवन के अधिकार की रक्षा होनी चाहिए ना? होनी चाहिए। आपको नहीं लगता कि ये प्रबल कोटि का मानवाधिकार है? अब विदेशी कोई आपके यहाँ सैलानी आया हुआ है सैर सपाटे पर, आपसे एड्रेस पूछा कि भाई लाल किला के लिए किधर जाना होगा, आप कहे आओ हम तुम्हें नज़दीक से रास्ता दिखाते हैं, जरा मेरे साथ आओ। एकांत जगह पर ले गए और आपने उसके पैसे वैसे छीन डाले, 2 4 लगा भी दिए। अब बताइए, आपने उसके संपदा के अधिकार पर चोट पहुंचाई कि नहीं? ध्यान रहे, ये उसका सर्वोच्च प्राकृतिक अधिकार है, मानवाधिकार है। आप ऐसा नहीं कर सकते। आप ऐसा नहीं कर सकते। स्वतंत्रता का अधिकार, अरे स्वतंत्रता नहीं, काहे का जीवन? जीवन का कोई औचित्य नहीं। तो इन तीनों को, चूंकि उदारवाद में स्वतंत्रता को बहुत वरीयता दिया गया ना, और उदारवादी विचारधारा पूंजीवादी आर्थिक प्रतिमान की वकालत करती है, पूंजीवाद को बढ़ावा देती है। तो यहाँ संपत्ति, मतलब संपत्ति का तो इतना महिमा मंडल किया उदारवादियों ने, कह डाला आपका जीवन ही आपकी संपत्ति है। और फिर आपने बोलना शुरू कर दिया हेल्थ इज वेल्थ, हेल्थ इज वेल्थ, बचपन से ही रटवाया जाने लगा। समझ रहे हैं? ये सब उदारवाद से प्रेरित है, हेल्थ इज वेल्थ। अब देखो जी, जैसे जैसे ये तो उदारवाद का दौर था, जैसे जैसे हम उत्तर आधुनिक दौर में प्रवेश करने लगे, उत्तर आधुनिक क्या मतलब, और अधिक आधुनिक दौर में, मतलब 20वीं सदी के मध्य उत्तरार्ध तक, आप देखेंगे ये तीनों प्राकृतिक अधिकार मानवाधिकारों के रूप में प्रकट होने लगे। किसके रूप में? मानवाधिकारों के रूप में। तो कहा जाता है कि प्राकृतिक अधिकारों का प्रकट स्वरूप ही क्या है? मानवाधिकार है। प्राकृतिक अधिकारों का प्रकट स्वरूप ही मानवाधिकार है।
प्राकृतिक अधिकारों का प्रकट स्वरूप ही मानवाधिकार है। ये जो तीनों प्राकृतिक अधिकार हैं, इन्हीं को संयुक्त राष्ट्र संघ ने अपने घोषणा पत्र के माध्यम से मानवाधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र का घोषणा पत्र। तो पर संयुक्त राष्ट्र का घोषणा पत्र जारी हुआ, कब जारी हुआ? वेरी गुड, दिसंबर 10, 1948 को, है ना। और इसमें संयुक्त राष्ट्र घोषणा पत्र के अंदर कुल, मतलब मानवाधिकारों पर जो संयुक्त राष्ट्र घोषणा पत्र है, इसमें कुल 30 अनुच्छेद हैं और 30 अनुच्छेदों के माध्यम से कुल कितने मानवाधिकारों को जारी किया गया? सूची 30। 30। तो 30 ह्यूमन राइट्स की लिस्ट जारी की गई, समझ रहे मेरी बात? सूची। और यह एक्सपेक्ट किया गया कि दुनिया की राजनैतिक प्रणालियां अपने अपने यहाँ इन 30 अधिकारों का ख्याल रखेंगी। और संयुक्त राष्ट्र ने कहा कि ये 30 के 30 जो अधिकार हैं, मानवाधिकार, ये सर्वोच्च सर्वोच्च नैतिक मूल्यों से युक्त अधिकार हैं। समझ रहे मेरी बात? सर्वोच्च नैतिक मूल्यों से युक्त अधिकार हैं। कहने का मतलब कि इनके अभाव में कोई भी व्यक्ति गरिमापूर्ण जीवन नहीं जी सकता। गरिमापूर्ण जीवन नहीं जी सकता। और आपको बताऊं, भूमंडलीकरण के बाद मानवाधिकार की जो अवधारणा है, इसका इतना अधिक, इसकी महिमा बढ़ी, इसका महत्व बढ़ा कि आज वर्तमान विश्व में आपको जान के ताज्जुब होगा कि मानवाधिकार को भौगोलिक संप्रभुता पर भी वरीयता दिया जाने लगा। छूट गया था ना ये, लिख लीजिए। मानवाधिकार को भौगोलिक संप्रभुता पर भी वरीयता दिया जाने लगा। समझ रहे मेरी बात? तो वर्तमान भूमंडलीकरण के दौर में मानवाधिकार की अवधारणा पहले से अधिक व्यापक हुई। ठीक है। अब चूंकि प्राकृतिक अधिकारों का प्रकट स्वरूप ही मानवाधिकार है, तो इतनी बात हम कह सकते हैं ना कि जब से प्राकृतिक अधिकारों की परंपरा शुरू हुई, है ना, लगभग उसी समय से मानवाधिकार की भी शुरू हुई। और प्राकृतिक अधिकारों की संकल्पना उदारवाद के साथ शुरू होती है। तो उदारवाद में भाई प्राकृतिक अधिकारों का रूप किस तरीके से दिखता था? जैसे स्वतंत्रता का अधिकार, तो कैसी स्वतंत्रता? मत देने की स्वतंत्रता, है ना, चुनाव लड़ने की स्वतंत्रता, संगठन बनाने की स्वतंत्रता। एग्जैक्टली तो आप कह सकते हैं कि मानवाधिकार अपने पहले जनरेशन में, फर्स्ट जनरेशन में, उदारवादी मूल्यों के साथ आगे बढ़ता है। और इस दौर में, मतलब अपने पहले फेज में, थोड़ा संक्षेप में समझ लीजिए मानवाधिकार की जो तीनों पीढ़ियां हैं, तीनों जनरेशन्स। आगे बढ़ूं मैं? हाँ, ये जो मानवाधिकार की संकल्पना है, 3 चरणों में इसका विकास हुआ। क्योंकि देखो जी, आपका जो सिलेबस है ना, खास करके गवर्नेंस का, वो बहुत ही अप्लाइड है। कहाँ से किस फेसेट को स्ट्रेच करके किस सब्जेक्ट से कनेक्ट कर देगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो जितना ब्रोडर कैनवास आप ले सकें, उतना आपके लिए बेहतर होगा।
और जैसे जैसे दूसरे सब्जेक्ट्स पढ़ेंगे आप, गवर्नेंस की संकल्पना आपकी और अधिक संवर्धित होगी, और अधिक परिष्कृत होगी, क्योंकि ये विशुद्ध रूप से मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच है इसका। अर्थशास्त्र आपने पढ़ लिया है, आपके बैच में हो गया है। हाँ, तो अर्थव्यवस्था पढ़े होने का भी आपको यहाँ लाभ मिलेगा कई अवसरों पर। कई जगहों पे मैं जो इकोनॉमिक की टर्मिनोलॉजीज हैं इकोनॉमिक्स की, उसको मैं जानबूझ के स्किप कर दे रहा हूँ। पता चला कि टर्म यूज कर दिया और आपके तोते उड़ गए, मतलब समझ में नहीं आया, दिमाग के तोते उड़ गए। तोता समझ रहे हैं, पैरट्स। हाँ, तो मेरी कोशिश यही है कि चीज़ें जितनी आसान हो सके आसान बनाकर आपके मन मस्तिष्क तक इन्हें परोसा जाए। ठीक है, देखिए, मानवाधिकार का विकास मूलतः 3 पीढ़ियों में हुआ। मानवाधिकार की भी कौन सी पीढ़ी चल रही है? थर्ड जनरेशन चल रही है। थर्ड जनरेशन, इसका मतलब कि पहली और दूसरी जनरेशन निकल चुकी है। तो देखो जी, फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन और थर्ड जनरेशन। फर्स्ट जनरेशन में ह्यूमन राइट्स का डेवलपमेंट किन अधिकारों के रूप में होता है? क्योंकि पहले जनरेशन में उदारवाद के दौर में इसका विकास होता है, उदारवाद में। और ये कुछ और नहीं है, प्राकृतिक अधिकारों का ही प्रकट स्वरूप है। तो प्राकृतिक अधिकारों का जब प्रकटीकरण हुआ तो किस रूप में? राजनैतिक व नागरिक अधिकारों के रूप में, उदारवादी दौर में। समझ रहे मेरी बात? राजनैतिक व नागरिक अधिकारों के रूप में, राजनैतिक व नागरिक अधिकारों के रूप में। उदाहरण के रूप में आप लिख सकते हैं संगठन बनाने का अधिकार, मत देने का अधिकार, चुनाव लड़ने का अधिकार। ये सब कैसे अधिकार हैं? राजनैतिक व नागरिक अधिकार हैं। मैं लिख देता हूँ, मताधिकार, चुनाव लड़ने का अधिकार, है ना, संगठन बनाने का अधिकार, अभिव्यक्ति का अधिकार। वो अलग बात है कि शुरुआती दौर में ये संकुचित था, धीरे धीरे इसमें व्यापकता आने लगी, धीरे धीरे ये व्यापक बनने लगा। अब देखिए, सेकेंड जनरेशन में मानवाधिकारों का विकास हुआ समाजवाद के साथ। किसके साथ? आपको बताया हूं ना मैं, समाजवाद। समाजवाद में बताइए, राजनैतिक अधिकारों पर अधिक बल दिया जाता है कि सामाजिक आर्थिक अधिकार? वेरी नाइस। स्वतंत्रता पे अधिक बल दिया जाता है कि समानता पे? क्या बात है। आपकी जब मैं रिस्पॉन्सिवनेस देखता हूँ, अनुक्रियाशीलता, तो इससे साफ साफ झलक, मतलब मुझे रिफ्लेक्शन आती है आपकी तरफ से कि आप अपने एग्जाम में बहुत अच्छा करेंगे। हाँ, मतलब आपकी अंडरस्टैंडिंग ठीक ठाक है, ठीक ठाक अंडरस्टैंडिंग है। मतलब कई सारे स्टूडेंट मैं देख रहा हूँ बहुत शानदार लिख रहे हैं, गलती ये कर रहे हैं कभी कभी लैंग्वेज नहीं समझ पा रहे हैं क्वेश्चन की, वहाँ उनसे गड़बड़ी हो जा रही है। अन्यथा लिख बहुत बेहतरीन रहे हैं। अब ये संभव है कि उन्हें लिखने में अधिक समय लगा हो, लेकिन अगर अधिक समय लग रहा है तो अधिक से अधिक आप प्रैक्टिस करेंगे तो ही जाकर, हाँ, ड्यूरेशन को आप कट शॉर्ट कर पाएंगे, अपनी राइटिंग स्पीड को बढ़ा पाएंगे। तो लिखिए जम के, और लंबे समय तक पढ़ी हुई चीज़ें याद रहे, इसके लिए
आपस में डिस्कशन भी करिए, बहुत बढ़िया तरीका होता है। आप बताइए, गवर्नेंस का आपका एक अच्छा खासा नोट्स बन गया होगा अभी तक, मुझे लगता है। आप दो तीन दोस्तों के साथ बैठिए, है ना, और बोलिए चलो भाई, लेक्चर 1 से लेकर आज संभवतः 16वां 17वां लेक्चर होगा, 15वां लेक्चर, पिछले 15 लेक्चर में गवर्नेंस में हमने जो भी पढ़ा है, चलो डिस्कस करते हैं। तय मानिए एक दूसरे से पूछताछ करके अगर आपने डिस्कशन कर लिया, कभी नहीं बोलेंगे। और ये सब करिए, चुन चुन के क्वेश्चन लाइए कि इस टॉपिक से जो हमने पढ़ा है एग्जाम में कौन सा क्वेश्चन बना है, क्या किसी कोचिंग वाले ने इससे संबंधित टेस्ट सीरीज में कोई क्वेश्चन डाला है, उसको अपने सामने रखिए और देखिए कि उस क्वेश्चन को लिख पाने की स्थिति में आप हैं कि नहीं। क्योंकि यहाँ पर कुछ भी सैद्धांतिक नहीं है, हर चीज़ देख रहे हैं कैसे व्यवहारिक है। अब विधि का शासन जहाँ भी होगा, यह मान्यता होती है कि नागरिकों का अधिकार सुरक्षित रहेगा, नागरिकों का अधिकार सुरक्षित रहेगा। और वर्तमान संदर्भ में जब नागरिक अधिकारों की बात आएगी, तो इसमें सबसे प्रबल कोटि का नागरिक अधिकार कौन है? मानवाधिकार। तो मानवाधिकार पे बात होनी चाहिए ना, हम लोग कर रहे हैं। तो मानवाधिकार की जो दूसरी पीढ़ी है, आप देखेंगे इसके अंदर सामाजिक आर्थिक अधिकारों पर अधिक बल दिया गया। यहाँ किस पे बल दिया गया है? नागरिक अधिकार, राजनैतिक अधिकार। तो यहाँ सामाजिक आर्थिक अधिकारों के रूप में मानवाधिकारों की प्रस्तुति देखने को मिलती है ना। उदारवाद में राजनैतिक अधिकार, नागरिक अधिकार, इनमें मुख्य तौर पे आप देखेंगे स्वतंत्रता के अधिकारों पर बल दिया गया ना। उदारवाद में ये सब स्वतंत्रता से संबंधित अधिकार हैं, यानी यहाँ लिबर्टी को एम्फसाइज किया गया। और समाजवाद में इक्वालिटी को, है ना। और जब मानवाधिकार अपने थर्ड जनरेशन में आता है, तो इसके अंदर अधिकारों की कुछ नई श्रेणियां भी जुड़ जाती हैं, अधिकारों की नई श्रेणियां। अब थर्ड जनरेशन में बेसिकली मानवाधिकार लैंगिक न्याय पर अधिक बल देता है, समझ रहे हैं मेरी बात? लैंगिक न्याय, और लैंगिक न्याय के साथ साथ कुछ विशिष्ट वर्गों के भी अधिकार यहां जुड़ जाते हैं, जैसे समलैंगिकों के अधिकार, समलैंगिकों के अधिकार। अब ये भी मानवाधिकार की श्रेणी में आ गया। और क्या जुड़ गया इसमें? आतंकवाद के आतंकवाद से सुरक्षा का अधिकार। अब लोग राज्य से यह अपेक्षा करने लगे, उसी देश के नागरिक नहीं बल्कि विदेशी भी। अगर मान लीजिए आप किसी देश में गए हैं सैर सपाटे पर, मान लीजिए पाकिस्तान गए हैं, तो पाकिस्तान की सरकार का यह दायित्व होगा कि वो आपकी रक्षा करे, आपको सुरक्षा प्रदान करें। समझ रहे मेरी बात? और पता चला कि पाकिस्तान की सरकार कह रही है कि देखो जी, राज्य की एजेंसियों ने तो कुछ नहीं किया, इन्हें आतंकवादियों ने निपटा दिया, तो हम क्या करें? नहीं, आप पल्ला नहीं झाड़ सकते। आतंकवादियों ने निपटा दिया तो आप आतंकवादियों की आवभगत क्यों कर रहे हैं? आप उनको निपटा दो, सीधी सी बात है, उनको निपटाने का प्रयास करो ना। तो आतंकवाद से सुरक्षा ये मानवाधिकार का हिस्सा बन चुका है। ध्यान रखना, स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार, ये भी मानवाधिकार है, मानवाधिकार है। अब बताइए, मान लीजिए जनता में जागरूकता का अभाव है, पढ़ी लिखी नहीं है, वो सरकार से मांग करेगी कि अगर पोल्यूशन रेट नहीं घटा तो अगली बार हम आपको सत्ता से बेदखल कर देंगे। दिल्ली की जनता, पूरा दिल्ली का वातावरण गैस चैम्बर बना हुआ है।
अलग अलग राजनीतिक पार्टियां फ्रीवीज की बातें कर रही हैं, मुफ्तखोरी की। जनता मस्त है, कोई बात नहीं, बिजली माफ़ कर दो, पानी बिल माफ़ कर दो, चाहे हवा जहर हो जाए, कोई टेंशन नहीं है, वोट तुम्हें ही देंगे। इसका मतलब क्या हुआ, आप बताइए। जागरूकता का ही अभाव है, जागरूकता, या फिर कह सकते हैं गरीबी, बेबसी। तो अगर किसी देश में गरीबी की दर अधिक हो, बेरोजगारी की दर अधिक हो, लोग मूलभूत जीवन की जो मूलभूत ज़रूरतें हैं उनको मैनेज करने में उनकी हालत ख़राब हो, तो फिर ऐसे देशों में सरकार को सुशासन के रास्ते पर चलने की बहुत ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जनता उससे सवाल ही नहीं करेगी। समझ रहे मेरी बात? क्योंकि जनता शासन व्यवस्था में भागीदारी नहीं निभाएगी, उसे कोई मतलब नहीं है। अब चुनाव के समय आ रहे हैं, बताओ अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी वाले लाइन में खड़े होके कौन सबसे सस्ता चीनी दिलवाएगा, कौन सबसे सस्ता चाय पत्ती दिलवाएगा। चावल चीनी चाय पत्ती उसी में कोई जाएगा, कोई नहीं। पाउडर मिल्क फ्री, ताकि सुबह सुबह उठो तो मुफ्त का चाय पियो। जनता मस्त है। ऐसी जनता आपको लगता है शासन व्यवस्था से सवाल करेगी और कहेगी कि तुम्हें सुशासन के आधुनिक मानकों का अनुसरण करते हुए अपनी योजनाओं में आगे बढ़ना है? नहीं। अजागरूक व अल्प शिक्षित नागरिक समाज कई बार जन भागीदारी के मार्ग में बाधक बनता है। समझ रहे मेरी बात? अब इसके लिए बताइए कौन सा बुकिश अप्रोच अपनाने की ज़रूरत है? केवल सोचना है, अपनी दृष्टि दौड़ानी है, नज़र दौड़ानी है समाज के इर्द गिर्द, तब देख लेंगे कि कौन कौन से पक्ष सुशासन के मार्ग में बाधक हैं, किसे हम जन भागीदारी कहेंगे, किसे हम विधि के शासन से जोड़कर देखेंगे। तो मौल मानवाधिकार अपने तीसरे जनरेशन में, तीसरी पीढ़ी में तमाम नए नए अधिकारों को भी अपने दायरे में शामिल कर लिया। उसमें समलैंगिकों का अधिकार, आतंकवाद से सुरक्षा, विश्व शांति की अवधारणा वो भी जुड़ गई इसमें। मानवाधिकार में लिख लो, वैश्विक शांति का अधिकार, भाई दुनिया शांतिमय रहे। और जब लोग मानवाधिकार को बढ़ावा देने को लेकर, लोग मतलब दुनिया के देश, अगर आपस में सहमत हो जाएंगे तो तय मानिए अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अंदर राष्ट्रीय अभिकर्ताओं की तुलना में पार राष्ट्रीय अभिकर्ताओं की भूमिका बढ़ जाएगी। यानी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में यथार्थवाद की जगह आदर्शवाद भी प्रभावी होने लगेगा, केवल एक तरफा तौर पे यथार्थवाद ही नहीं दिखेगा। है ना? आदर्शवाद क्या कहता है? दुनिया के कल्याण के लिए, दुनिया को शांतिमय स्थली में तब्दील करने के लिए, दुनिया को रहने के लिए बेहतर जगह का रूप देने के लिए अगर आपको अपने कुछ राष्ट्रीय हितों की बलि भी चढ़ानी पड़े तो चढ़ा दो। क्योंकि अगर दुनिया में शांति लाना चाहते हो तो शक्ति संतुलन करके शांति नहीं लाई जा सकती। शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के माध्यम से शांति लाई जा सकती है। भाई वुडरो विल्सन और चाचा नेहरू यही कहते थे ना, समूहों में बंटकर एक दूसरे की शक्ति को संतुलित करके वैश्विक शांति का लक्ष्य हासिल नहीं किया जा सकता। अगर वैश्विक शक्ति का लक्ष्य हासिल करना है तो सभी साथ मिलकर शांति का लक्ष्य हासिल करो। और ध्यान रखना, जहाँ शांति होगी वहीं समृद्धि होगी, जहाँ शांति होगी वही समृद्धि होगी, और शांति वही होगी जहाँ लोकतंत्र होगा। तो शांति कहाँ रहती है? लोकतंत्र में। तो चलिए, अब मैं उम्मीद करता हूं कि आप गुड गवर्नेंस के जो दो बेस्ट प्रैक्टिसेस, मतलब बेस्ट पैरामीटर्स हैं, कौन कौन सा? जन सहभागी, विधि का शासन, अब तो कभी नहीं भूलेंगे आप। इट शैल बी कंटिन्यूड। थैंक यू।